पहले फिर से एक बार इसको करते हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग से। उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यूज लगा लेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर जी ऊपर देख लेते हैं, ठीक है ना। जी जी 18 नंबर। हाँ, 18 नंबर। अभी जेबी गुप्ता का किताब है आपके पास? सर जीबी को पता नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। तो इसी से हम लोग करते हैं भाई, ठीक है। 18 नंबर में इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है, जो आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया आपका। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कल मैंने आपको समझाया था, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाता हूँ। देखिए, हम लोग को ये ऑलरेडी पता है कि पूरा का पूरा पावर सिस्टम क्या है, 5 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, ठीक है। जनरेशन, जनरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजली को जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो बिजली को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे ट्रांसमिशन लाइन लगा करके, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी लगा करके, उसके बाद फिर हम लोग अपने लोड सेंटर तक भेज रहे हैं। अब लोड भी आपको पता है 3-4 तरीके का होता है। जैसे डोमेस्टिक लोड हो गया, यानी हम लोग का घर ये सब आ जाएगा। कमर्शियल लोड हो गया, जैसे बाज़ार में जितना भी मॉल है, मार्केट है, ठीक है, ये सब हो गया। और इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल। लोड हो गया, ठीक है। तो हम लोग का मेन मोटिव है भाई कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन से, और उसको फिर क्या कर रहे हैं, अपने लोड सेंटर तक भेजेंगे। तो आपको पता है कि आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन बिछाना पड़ रहा है। अब ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का क्यों जरूरत पड़ा, बता सकते हैं आप? सर हमें पावर को ट्रांसफर करने के लिए एक ठीक है, जगह से पावर को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी हम लोग कह सकते हैं जो भी हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटिंग स्टेशन होता है वो लोड सेंटर से दूरी पे होता है, ठीक है। दूरी पे अब होता है दूरी जी। पे ही क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को पता है भाई, जैसे मान लो थर्मल पावर प्लांट अगर हम लोग लगाना चाहते हैं, तो थर्मल में क्या है कि कोयला बहुत सारा अमाउंट में जलाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हम्म, लिविंग एरिया में अगर लगाएंगे हम लोग सिटी ये सब में, तो वो पॉल्यूट कर देगा पूरे पूरे एरिया को, ठीक है। तो उसको हम लोग साइड में लगाते हैं, ताकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खासकर इंसान लोग के लाइफ पे उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है ना। इसलिए हम लोग उसको लोड सेंटर से दूर रखते हैं। और लोड सेंटर से दूर रखने का मतलब क्या है, जैसे शहर से बाहर आप ज़मीन लीजिएगा तो आपको सस्ता में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये सब जो जी भी आपका पावर प्लांट ये सब लगाना है, तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा एरिया हम लोग को खरीदना पड़ता है, ओके। तो अब देख रहे हैं कि इसमें आपका 5 पूरा का पूरा आ रहा है। जनरेटिंग मतलब जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गया, उसके बाद फिर आपका यूटिलाइजेशन हो गया। यूटिलाइजेशन मतलब जो घर में हम लोग जो भी एप्लियंसेस सब यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही ना एक तरीके से काम करवा जी रहे उसको हैं। यूटिलाइज करते हैं और ये हाँ। पूरा पूरा सिस्टम बहुत ही लंबा हो चुका है, पूरा पूरा तार से बिछा हुआ है। तो सीधी सी बात है, इसमें कभी भी फॉल्ट ये सब आ सकता है, आपका जो टावर है ये सब गिर सकता है। तो उसके लिए हम लोग फिर प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का कल ही मैंने आपको बताया, पैसों से रिलेटेड मामला है ये, ठीक है, समझ गए ना। तो जी हम लोग यहाँ पे जो भी बिजली ये सब जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या है हम लोग का, कि बिज़नेस करना, ठीक है। बिज़नेस करना मतलब क्या है कि हम लोग बिजली को बेचना चाहते हैं, और जो भी इसने बनाया है, जिसका भी ये एक तरीके से कहिए पावर प्लांट है, वो कुछ मुनाफा कमाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए, बिज़नेस में क्या होता है कि आप कॉस्ट को जितना ज़्यादा डाउन रखिएगा, सीधी सी बात है, गरीब से गरीब लोग उसका क्या कर सकता है, फैसिलिटी मतलब ले सकता है, ठीक है ना। जी तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि एक गरीब आदमी हो या फिर कहीं अमीर आदमी हो, सबके लिए क्या है, बहुत ही नेसेसरी है आज की डेट में, राइट। तो आपको अपना जो भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसका आप कॉस्ट क्या करिएगा, कम से कम रखिएगा मार्केट में, ताकि आपके साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, समझ गए। तो जी अब पैसों को ही कैसे हम लोग कम करेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर से नॉलेज मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले भाई आप सिंपल वे में समझिए, जैसे मैंने आपको कल एनालॉगस दिया था, कि अगर आप अपने घर का एग्जाम्पल ले सीधे सीधे, और घर में अगर आप खुद का एक छोटा सा जनरेटिंग स्टेशन बनाना चाहते हैं, आपको किसी से कोई मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सब नहीं लेना है अपने गवर्नमेंट से, अपना खुद का चाहते हैं आप, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हैं, उसका जो पावर रेटिंग है उसको काउंट करना होगा, ठीक है, समझ गए ना। जी और जी पावर रेटिंग कहने का मतलब क्या, कि आपको उसका वॉट वाला, जैसे आयरन को आप देखिएगा तो नीचे में 500 वाट लिखा होगा, हीटर को देखिएगा तो 1000 वाट लिखा होगा, फ्रिज देखिएगा तो उसका हो सकता है 1500 वाट या फिर 2000 वाट लिखा होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पे वॉट जो मेंशन किया गया है, इसका मतलब क्या है, कि ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर को एक तरीके से डिफाइन करता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको जी पता है भाई कि जैसे अगर आप इंडक्शन मशीन की बात करें, तो इंडक्शन मोटर को चलने के लिए क्या चाहिए, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी तो चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड जी कौन बनाता है, आपका रिएक्टिव पावर बनाता है, ठीक है। तो हाँ अभी सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्टिव वॉट को, मतलब जो आपका वॉट दिया हुआ है ना एप्लियंस पे, उसको काउंट करते हैं। तो जैसे मान लो आपके घर में 10 इक्विपमेंट है, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, लाइट्स हो गए, ठीक है, फ़ैन हो गया। तो इसको मिला करके मान लेते हैं टोटल जो आपके घर का मैक्सिमम डिमांड आ रहा है, ठीक है। इसको देखिए, कल हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड में क्या होता है। जैसे आपके घर में जितना भी एप्लियंस होगा, उन सारे एप्लियंस का, जैसे अभी यहाँ पे 5 किलो वाट आ रहा है ना, समझ रहे बात को, इसको हम जी लोग बोलते हैं जी कनेक्टेड लोड, ठीक है। यानी
एक बार में जब आप पूरा का पूरा लोड चला दीजिएगा अपने घर का, तो उस समय कितना बिजली का डिमांड कर रहा है वो सारा का सारा इक्विपमेंट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कनेक्टेड लोड बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना। अच्छा। जी। अब क्योंकि आपको पता है भाई कि अब जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो हो सकता है अभी जैसे सुबह हुआ है, ठीक है, तो मान लेते हैं आपके घर में एक लाइट जल रहा है, अभी एक फ़ैन चल रहा है, और मान लेते हैं अभी आपका एक फ्रिज चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, टीवी हाँ, बंद होगा, आपका आयरन बंद आयरन होगा, बंद ठीक होगा। है, एसी बंद जी। होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका मतलब क्या हुआ कि अभी सुबह के 6 बजे जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस रन कर रहा है, उसको चलाने के लिए जो भी आपका वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पावर का डिमांड कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिमांड बोला जाता है। ठीक है, मतलब अभी के लिए मैक्सिमम डिमांड कितना है, तो मान लेते हैं 2 किलोवाट का डिमांड कर रहा है। ठीक है, समझ गए ना। तो कनेक्टेड लोड का मतलब होता है कि पूरा का पूरा एप्लियंस को जोड़ने पे कितना वो पावर डिमांड कर रहा है, यानी सब एक साथ ऑन कर दे कितना पावर खींचेगा, और एक पर्टिकुलर टाइम में कितना आपका एप्लियंस रन कर रहा है, उस हिसाब से वो कितना एक तरीके से पावर का डिमांड कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड। क्लियर हो गया। ओके। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं फिर से अपने घर वाले एग्जाम्पल पे। तो आपको अपने घर का पता चल गया कि कनेक्टेड लोड कितना है, तो 5 किलोवाट है, ठीक है। यानी हाँ। अब यहाँ पे आप बाजार जाइएगा और बाजार से आपको क्या खरीदना होगा, 5 किलोवाट का एक तरीके से जनरेटर खरीद के लाना होगा। ठीक है, अभी हम लोग एसी वाला हाँ। केवी वाला यूनिट पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना, एक्टिव पावर हाँ। पे ही रहेंगे। तो अब देखिए, जी। जैसे मान लेते हैं आप बहुत ही गरीब आदमी हैं, आपके पास पैसा वैसा है नहीं, तो आप यहाँ पे आपको एक पता है कि मैं तो एक बार में सारा का सारा इक्विपमेंट चलाऊंगा नहीं, समझ रहे बात को, हाँ। जी। यानी हाँ। एक बार में ऐसा बहुत ही रेयर कंडीशन आएगा जब पूरा का पूरा इक्विपमेंट मैं चलाऊंगा, यानी मेरे को 5 किलोवाट का पावर का डिमांड चाहिए होगा उस समय, ठीक है ना, समझ गए। जी। लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अच्छा खासा नॉलेज है, तो हो सकता है कि आप जो है अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से चल रहे हैं, तो अगर आप 3 किलोवाट का भी जनरेटर खरीद के ले आइएगा ना, फिर भी आपका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जी। आपको पता है कि मैं इस जनरेटर पे 3 किलोवाट से कभी भी ज़्यादा लोड नहीं दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि उससे जी। ज़्यादा लोड दे दिया तो जनरेटर आपका ओवरलोड हो जाएगा, आपका फिर वो क्या हो जाएगा, बर्नआउट होने का चांसेस होता है, ठीक ना भाई, जल जाएगा वो फिर। क्यों? अच्छा। क्योंकि आपके कॉइल से ज़्यादा एक तरीके से पावर का डिमांड हो रहा है वहाँ से। ओके, समझिए अब। जी। लेकिन ऐसा अगर आप करते हैं भाई, तो सीधी सी बात है, आपके पास कोई भी रिजर्व कैपेसिटी नहीं बचेगा। रिजर्व कैपेसिटी कहने का मतलब क्या है कि फ्यूचर में मान लेते हैं अगर आप 2-3 इलेक्ट्रिकल एप्लियंस और बढ़ाना चाहते हैं अपने घर में, मान लेते हैं आप टीवी खरीदना चाहते हैं, और या फिर कहीं 2-3 फैन और लगाना चाहते हैं, ठीक है, फिर कहीं आपके घर में गेस्ट ये सब आ गए, तो उनके पास जो भी इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, तो वो भी तो पावर का डिमांड करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपने घर के लिए जैसे 5 किलोवाट का डिमांड है ना, तो 5 किलोवाट ही रखेंगे, क्योंकि घर में आपको पता है कि हम लोग बहुत फ्यूचर में, मतलब बहुत साल के बाद ही ना अपने आप को एक्सटेंड करेंगे, समझ रहे बात को, धीरे धीरे ही ना वैसा होता जी। है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब 5 साल का फ्यूचर देखते हुए चल रहे हैं कि 5 साल के अंदर में या फिर 10 साल के अंदर में मेरे को इतना ही पावर का डिमांड है, तो मैं 5 किलोवाट का ही जनरेटर खरीद के ला रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ गए। जी। अब जी समझिए, सर, बिल्कुल। अब समझिए यहीं पे आपने जो खरीद के लाया है जनरेटर, तो इसको चलाने के लिए आपको एक प्राइम मूवर भी तो चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो प्राइम मूवर हम हाँ। लोग देख रहे हैं कि छोटा सा जनरेटर, तो इसके लिए हम लोग डीजल इंजन लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ में आपको एक डीजल इंजन खरीदना पड़ेगा। तो जब डीजल इंजन खरीदने जाएगा तो उसको हॉर्स पावर यानी एचपी में डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना, समझ गए। हाँ। तो अब आपको पता है जो 5 किलोवाट का जनरेटर है, तो इस पर जब भी मैं लोड दूंगा, ठीक है ना, तो जी। सीधी सी बात है, लोड लगते ही क्या होगा, ये एक डेवलप टॉर्क पैदा करता है, ठीक है। और वो क्या हाँ। करेगा, जैसे अब मान लेते हैं आपने डीजल इंजन और अपने अल्टरनेटर को जोड़ रखा है, ठीक है। जो डीजल इंजन है उसका शाफ्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो आपका अल्टरनेटर का भी शाफ्ट क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है, समझ गया ना। और मान लेते हैं अल्टरनेटर पर भी नो लोड है, कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप लोड लगाइएगा, जब बल्ब चलाइएगा, पंखा चलाइएगा, तो जैसे लोड बढ़ेगा ना, वैसे वैसे क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ये एक डेवलप टॉर्क पैदा करता है, और प्राइम मूवर के स्पीड को क्या करेगा, वो अपोज करने लगता है, समझ गए, जी। ठीक है ना। तो हम लोग के पास जो डीजल इंजन है उसके पास इतना ताकत होना चाहिए कि जब मैं इस जनरेटर को फुल लोड पे चलाऊंगा तो उस समय भी क्या करे, इस जनरेटर को ईजिली घुमा सके, ठीक है। इतना ताकतवर जी। होना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भाई जो आपने जनरेटर खरीद के लाया है, तो सीधी सी बात है, वो तो तेल पिएगा, राइट। अब हाँ। तेल पी रहा है, इसका मतलब क्या, आपको खरीद के लाना पड़ रहा है ना तेल। जैसे मान लो डीजल अगर आप डालते हैं, तो अभी कैसे चल रहा है, 80 रुपये लीटर चल रहा है डीजल, ठीक है। तो आप जी। ये सोचिएगा ना कि मैं जो भी इसमें 80 रुपये का 1 लीटर डीजल डाल रहा हूँ, तो इससे मेरे को एक तरीके से जो भी बिजली बने आउटपुट में, वो पूरा का पूरा मैं यूज़ कर लूँ, समझ रहे बात को। अगर आप पूरा का पूरा यूज़ जी। नहीं करते हैं तो आप लॉस में जा रहे हैं ना एक तरीके से, समझ रहे, क्योंकि आपको पता जी। है कि अगर आपका साफ्ट घूम रहा है तो सीधी सी बात है, आपका जनरेटर बिजली पैदा करेगा, जनरेटर बिजली पैदा करेगा, तो अगर आप उसको यूज़ कीजिए या नहीं कीजिए, आपका तो तेल पीते रहेगा ना, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। जी। जी। जी सर। तो
यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एक टर्म जिसको बोलते हैं लोड फैक्टर, ठीक है। लोड फैक्टर का क्या मतलब होता है? एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, मैक्सिमम फॉर्मूला डिमांड। है। तो अभी आप इमेजिन कीजिए थोड़ा सा बुक का सहारा लेकर के कि हम लोगों ने लोड कर्व कैसा बनता है, तो वेरिएबल बनता है, ठीक ना। तो अपने घर के लिए जी देखिएगा तो आपके घर में भी ऐसा ही ना हो रहा है कि समय के साथ, जैसे अभी जी 6 बज रहा है तो आपका कुछ अलग लोड का डिमांड है, ठीक है। आपका 10 बजेगा तो उस समय कुछ और का होगा। अब मान लेते हैं अपने रूम में ताला बंद करके सब चीज़ बंद करके आप चले गए बाहर, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपका कहिए कुछ ऐसा जो होगा बेस लोड, जैसे मान लेते हैं आपका फ्रिज चल ही रहा है तो क्या होगा, बेस लोड में आ जाएगा, यानी वो पावर जो है 24 घंटा एक तरीके से खींचते रहेगा। फिर कहीं जो आपके घर में इंडिकेटर होता है, या फिर मान लेते हैं आपके घर में इन्वर्टर है तो इन्वर्टर क्या होता है, हमेशा वो चार्जिंग में लगा होता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करते रहेगा, राइट, समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि समय के साथ साथ आपका क्या है, यहाँ पे पावर का जो डिमांड है वो वेरिएबल है, ठीक है, जो कि हम लोग को लोड कर्व से समझ में आता है। अब बताइए मुझे कि अगर 24 घंटा एक दिन के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं, एक दिन अगर आप अपने जनरेटर को ऑन करके रख रहे हैं, यानी डीजल इंजन आपका चलते रह रहा है, तो उस सिचुएशन जी में भाई हम लोग सोचेंगे, यही चाहेंगे ना कि अगर मेरे जनरेटर का 5 किलोवाट का अगर ये आउटपुट दे सकता है, तो सबसे पहले आपको पता है ये जनरेट, देखिए यहाँ पे दो मशीन आ रहा है, ठीक है। एक तो आपका हो गया अल्टरनेटर और दूसरा हो गया आपका इसमें डीजल इंजन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको पता है जी कि जैसे एक एनालॉगस लेते हैं, ठीक है। जैसे आप लेबर लोग को देखे होंगे, लेबर लोग को अगर आप उसको हर दिन के हिसाब से काम पे लाइएगा ना, तो बहुत मतलब वो बन जाता है, आलसी बन जाता है, देखे है ना। यानी 350 रुपये लेगा लेकिन वो काम नहीं करेगा, उसमें उसका कैपेसिटी होगा 10 ईंटा चढ़ाने का, लेकिन चढ़ाएगा 8 ईंटा एक बार में, ठीक है, राइट। लेकिन वही अगर उसको ठेकेदारी में लेके जाइएगा ना, तो वो देखिएगा वो पूरा फुल कैपेसिटी में काम करता है, समझ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लॉस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अगर उसको एक तरीके से रोज़ पे काम करवा रहे हैं तो डेली बेसिस पे, राइट। तो यहाँ जी पे इसी को आप एनालॉगस लीजिए, जैसे आपका जो अल्टरनेटर है, तो अल्टरनेटर का ताकत कितना है, 5 किलोवाट को जनरेट करने का, ठीक है, समझ गए। यानी 5 किलोवाट पे क्या है, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। लेकिन अभी आप चला रहे हैं कितना पे, क्योंकि आपका लोड वेरिएबल है, तो सीधी सी बात है 5 किलोवाट आपका कभी भी नहीं आएगा एक तरीके से, ठीक है। कभी कभी मतलब मान लेते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए फुल लोड पे आ जाए, जब आपने पूरा एप्लियंस को एक तरीके से ऑन कर लिया उस सिचुएशन में। लेकिन बाकी तो आपका 5 किलोवाट से नीचे ही रन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपका अल्टरनेटर का एफिशिएंसी मिलेगा नहीं आपको 100%, ठीक है, समझ गए। जी और इसका एफिशिएंसी अगर नहीं मिल रहा है तो सीधी सी बात है, जो पीछे में प्राइम मूवर लगा है, क्योंकि वो भी आपका क्या है, 5 HP का है, फिर 6 HP का जो आपने लगा रखा है भाई, तो उसका भी तो एक डीजल इंजन। इंजन है, तो वो भी उसका एक एफिशिएंसी होगा ना। तो वो भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कब देगा, जब उसको अभी फुल लोड पे चलाइएगा, ठीक है। या फिर कहिए जो भी जी उसका मतलब एक मैन्युफैक्चर ने बताया कि इस पर्टिकुलर लोड पे आप उसको चलाइएगा तो ये ज़्यादा एफिशिएंसी देगा, ठीक है। और जी एफिशिएंसी का कल ही मैंने आपको समझाया था कि अगर आप 80 रुपये का तेल जला रहे हैं, ठीक है, तो आप चाहेंगे ना कि 80 रुपये का जो भी तेल जल रहा है उससे मेरे को पूरा का पूरा जो भी आउटपुट मिल रहा है उसको मैं यूज़ कर लूँ, ठीक है। आउटपुट मिल रहा है मान लेते हैं आपको 5 किलोवाट का, लेकिन आप यूज़ कर रहे हैं 3 ही किलोवाट, इसका मतलब 2 किलोवाट आपका वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए, हाँ, समझ जी रहे सर, बात वो को। लॉस में जा रहा हाँ, है। लॉस में जी चला जी जा रहा है। तो ये सब हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना होता है भाई, ठीक ना। तो लोड कर्व मतलब लोड फैक्टर से आप यही समझ रहे हैं, 24 घंटे में सबसे पहले क्या करना होगा, आपको देखना होगा। देखिए लोड कर्व से ये पता चल रहा है कि पूरा का पूरा मेरा क्या है, पावर का डिमांड वेरिएबल है, ठीक है, समझ गए ना। अब जहाँ पे भी पावर का डिमांड वेरिएबल होता है ना, जैसे साइन वेव को हम लोग लेते हैं भाई, ठीक है। साइन वेव क्या है, समय के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ जी रहा है, फिर जीरो हो रहा है, राइट। तो जब कोई वैल्यू घटते बढ़ते रहता है ना, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा एवरेज लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग रूट मीन स्क्वायर पढ़ते हैं ना, आरएमएस वैल्यू क्या है, एक तरीके से एवरेज ही तो हुआ उसका, समझ रहे बात को, जो कि एवरेज डीसी रहता के है। इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि पावर का जो डिमांड है भाई, वो कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे ना, कि एक दिन में एवरेज कितना पावर का डिमांड हुआ, समझ रहे बात को, हाँ, जी ठीक है ना। तो इसको निकालने का मतलब क्या है कि आपका जो लोड कर्व का ग्राफ बना उसके अंदर में जो एरिया बना है उसका आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए ना। तो एरिया जी अगर निकालते, एरिया इक्वल टू मतलब क्या है, एक एक्सिस पे आपका ये पावर को दिखाया गया है, ठीक है, किलोवाट जी को, और दूसरे एक्सिस पे टाइम को दिखाया गया। तो जब टाइम को एरिया दिखाएं। निकालिए मतलब क्या, दोनों को गुना करना पड़ेगा, पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम क्या होता है आपका, एनर्जी होता है, ठीक है, समझ गए। अब इस एनर्जी को जैसे हम लोग अभी निकालना चाहते हैं लोड फैक्टर, ठीक है। तो लोड फैक्टर में ऊपर क्या होता है, एवरेज लोड, ठीक ना, समझ गए बात को। जी हाँ, तो एवरेज लोड मतलब यहाँ पे क्या है, एक तरीके से देखिए लोड का मतलब होता है सीधे सीधे पावर, ठीक है। तो अभी जो आपने एरिया निकाला ना, पावर इनटू टाइम, ये आपको एनर्जी मिल चुका है एक तरीके से, ठीक है ना, समझ रहे बात को। तो इस जी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 24 से भागा दे दीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, जी समझे कि नहीं समझे इस चीज़ को। समझ गया सर। ये हाँ 24 आवर का जो कर्व बने, मतलब जो हाँ हमारा ग्राफ बनेगा पूरा, हाँ उसका एरिया निकाल करके उसको डिवाइड कर देंगे तो हाँ फाइनल एवरेज हमारा आ हाँ जाएगा हाँ, लोड मतलब पर एवरेज आवर। एवरेज लोड है, मतलब एवरेज पावर आ गया। और डिवाइड होता है मैक्सिमम डिमांड, मतलब मैक्सिमम डिमांड कहने का मतलब क्या है कि
10 मिनट के लिए हो सकता है 5 किलोवाट का आपका पावर का डिमांड हुआ होगा, ठीक है, तो वो ठीक है ना, मान लेते हैं 5 किलोवाट ही इसका मैक्सिमम डिमांड, तो उसको 5 से भागा दे देंगे, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लोड फैक्टर हो जाएगा। इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे आप ये समझ रहे हैं भाई कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो एवरेज लोड होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू मैक्सिमम डिमांड से, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। जी सर। तो हमेशा जी। क्या होगा, लोड फैक्टर आपका लेस देन यूनिटी होगा। और लोड फैक्टर हम लोग चाहते हैं कि यूनिटी के करीब हो, क्योंकि अगर मान लेते लोड फैक्टर अगर मेरा 1 होता, जो कि आइडियल केस में होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज लोड है और जो मेरा मैक्सिमम डिमांड है दोनों क्या है, बराबर है। समझ रहे बात को, दोनों बराबर होने का मतलब क्या है कि जनरेटर मेरा इम्यूनिटी वाला 24 घंटा जो है फुल लोड पे चला है एक तरीके से, ठीक है ना। और अगर आपका लोड बेस्ट फैक्टर 1 से कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जनरेटर जो है एक पर्टिकुलर टाइम में उस पर जो लोड था वो एक तरीके से एवरेज लोड था, मतलब वो फुल लोड पे नहीं रन कर रहा था, ठीक है ना, समझ गए। जी। तो इससे हम लोग को लोड फैक्टर का एक तरीके से समझ में आता है। अब हम लोग इसी बेसिस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम लोग पावर सिस्टम से अगर कोरिलेट करें भाई, तो पावर सिस्टम में यानी अगर आप रियलिटी में अपना एक जनरेटिंग स्टेशन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जैसे आपने घर में अपना क्या किया था, पूरा पूरा कनेक्टेड लोड फाइंड आउट किया था ना, तो उसी तरीके से जी। आपको इंजीनियर रखना होगा। वो इंजीनियर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन का सर्वे करेगा कि यहाँ पे कितने घर हैं, कितने कमर्शियल लोड हैं, कितने आपके इंडस्ट्रियल लोड हैं, ठीक है। तो उसको काउंट करने के बाद उसको एक आइडिया लगेगा कि मेरे को इतना बड़ा जो है जनरेटिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, यानी उसका प्लांट कैपेसिटी पता चलेगा कि 200 मेगावाट बनाना पड़ेगा, फिर 100 मेगावाट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको पता करने के बाद अब देखिए, क्योंकि ये एक रियलिटी बेसिस पे आप काम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है उस लोकेशन में नए नए घर बनेंगे, नए नए मॉल खुलेंगे, या फिर हो सकता है नया नया और फ्लोर बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जनसंख्या समय के साथ क्या होगा, बढ़ते जाएगा, राइट। या फिर कहिए वहाँ जी। पे कोई प्रसिद्ध वैसा लोकेशन होगा, जैसे मान लो धार्मिक स्थल होगा, तो सीधी सी बात है एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे सर्दी के टाइम में, फिर गर्मी के टाइम में, ठीक है, बाहर से भी लोग आएंगे वहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर शहर में जैसे आपने घर में ईजिली कैलकुलेट कर लिया था, इतना ईजिली कैलकुलेट करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, ठीक ना। इसीलिए जो भी हम लोग प्लांट कैपेसिटी बनाएंगे उसको हम लोग एक्सटेंड करके बनाते हैं, ठीक है, मतलब उसका जो रेटिंग होगा ना वो थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी भी पावर का डिमांड ज़्यादा हो तो उसको हम लोग क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें, ठीक है। यानी रिजर्व कैपेसिटी हमारे पास रहेगा ही रहेगा कुछ ना कुछ, ओके। जी। तो अभी हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो है आपका जैसे आप बिजली बिल पे करते हैं ना, सिंपल रखते हैं उसका, काफ़ी हम लोग ये सब टर्म पे आएंगे, ठीक है। जैसे बिजली बिल पे कर रहे हैं तो सीधी सी बात है उसमें इंडस्ट्रियल लोड को क्या पे करना पड़ता है, मैक्सिमम डिमांड का भी पे करना पड़ता है ना, समझ गए बात को, जी। राइट। और अभी यही समझ रहे हैं कि मैक्सिमम डिमांड का बिल हम लोग को क्यों पे करना पड़ता है, समझ गए ना। तो देखिए जी। अभी आपको पता है कि यहाँ पे यानी इस पर्टिकुलर लोकेशन में जो भी आपको यूनिट लगाना है 200 मेगावाट का, या फिर कहिए 500 मेगावाट का, तो उस बेसिस पे आपको उतना बड़ा बड़ा अल्टरनेटर लगाना पड़ेगा, राइट, ठीक है ना। लेकिन जी। अभी हम लोग अगर थोड़ा सा और टेक्निकल वे में समझे तो आपको पता है कि लोड कर्व के हिसाब से आपको पता है कि पावर जो है मेरा वेरिएबल है, पावर का डिमांड 24 घंटा में, फिर कहिए महीने में या फिर सालों में, ठीक है। तो जी। एक अगर सिंगल यूनिट उतना बड़ा लगा देते हैं भाई, तो वो कभी भी फुल इफिशिएंसी पे नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को इसको ब्रेक करना पड़ेगा और छोटे छोटे पार्ट में अल्टरनेटर को खरीद के लाना पड़ेगा, ठीक है। और जिस जी। बेसिस का डिमांड होगा उस हिसाब से हम लोग उस रेटिंग का अल्टरनेटर को क्या करेंगे, पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भाई अगर एक जनरेटिंग स्टेशन बनाना है आपको 200 MVA का, और दूसरा मान लेते हैं आपको बनाना है 500 MVA का, ठीक है। तो देख रहे हैं कहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा अल्टरनेटर को खरीदने के लिए। एक अल्टरनेटर चाहिए आपको 200 मेगावाट का, दूसरा चाहिए 500 मेगावाट का, तो सीधी सी बात तो है जो 500 मेगावाट के लिए ज़्यादा पैसा। हाँ ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं इसका मतलब क्या, इनिशियल कॉस्ट आपका बहुत बड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए, राइट। लग जाए। समझ रहे हैं, जैसे घर श्योर। का एग्जांपल है, आपको एक 5 किलोवाट जनरेटर खरीदना है, किसी को 10 किलोवाट का खरीदना है, किसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, 10 किलोवाट को 10 ज़्यादा पे किलोवाट करना वाले पे। पड़ेगा। जी सर। लेकिन अब समझिए जो भी इन्वेस्टर है यहाँ पे, वो इतने बड़े साइज़ के यूनिट को अगर खरीद रहा है भाई, तो सीधी सी बात है इतना ज़्यादा ये पैसा स्टार्टिंग में किसके कारण पे कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल लोड के कारण पे करना पड़ रहा है इसको, क्योंकि इंडस्ट्रियल लोड में हैवी हैवी इक्विपमेंट लगे होते हैं, समझ रहे बात को। यानी इंडस्ट्रियल लोड का जब आप कनेक्टेड लोड कैलकुलेट कीजिएगा तो वहाँ से सबसे ज़्यादा क्या है आपका पावर का डिमांड आ रहा है, समझ रहे हैं, राइट। इसीलिए जितने भी इंडस्ट्रियल लोड होंगे या फिर कॉमर्शियल लोड होंगे, वहाँ पे क्या करना पड़ता है, फिक्स्ड कॉस्ट, यानी जो इसका मैक्सिमम डिमांड है उस बेसिस पे भी पैसा लगेगा। क्यों, क्योंकि उन्हीं के कारण इसको इतना बड़ा बड़ा अल्टरनेटर खरीदना पड़ रहा है, ठीक है, और उसी के कारण इसको इतना ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना।
समझ गए। लेकिन डोमेस्टिक लोड में क्या होगा, आपका ये सब पे करने का कोई मतलब नहीं है, फिर पे भी करना होगा तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे करना हो, क्योंकि इसका मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, बहुत ही लो होता है, यानी कनेक्टेड लोड बोलते हैं सीधे सीधे उसको। समझ गए। तो अभी लोड फैक्टर समझ गए, अब हम लोग दूसरा समझते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। बता सकते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, जी सर। या फिर इसको टाइप से चलते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले कनेक्टेड लोड था तो समझा दिया मैंने कि एक बार में जो भी आपके घर में एप्लियंस है इलेक्ट्रिकल चलने वाला उसको सबको चला दीजिएगा, वो क्या होगा, कनेक्टेड लोड हो जाएगा, ठीक है। डिमांड मैंने जी आपको बता दिया कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चल रहा है उस बेसिस पे जो भी डिमांड करेगा वो आपका डिमांड हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका मैक्सिमम डिमांड है, फिर कहिए पीक लोड। तो आपने देखा कि लोड कर्व में एक पर्टिकुलर टाइम में जो है आपका लोड कर्व का ग्राफ सबसे ऊंचा चला जा रहा है, ठीक है ना, समझ जी, गए। तो सबसे उसमें क्या पीक पे बोलेंगे, हाँ रहेगा। वो आपके क्या है, पीक लोड है, फिर कहिए मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है। अब आगे आपका डिमांड फैक्टर, तो डिमांड फैक्टर से समझते हैं क्या होता है। लिखा हुआ है फॉर्मूला, डिमांड मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड, ठीक है ना। कनेक्टेड लोड। तो एक घर का एग्जांपल लेते हैं, घर में मान लेते हैं कनेक्टेड लोड में क्या हो जाएगा बताइए। कनेक्टेड लोड में होगा आपका जितना भी एप्लियंस है आपका, जैसे मान लेते फ्रिज कूलर टीवी पंखा, ऐसे सबको आप जब एक साथ कनेक्ट कीजिएगा तो उस समय कितना पावर खींचेगा, ठीक है, वो हो गया आपका कनेक्टेड लोड। और मैक्सिमम डिमांड मतलब क्या, कि अभी एक पर्टिकुलर टाइम में कितना पावर का एक तरीके से डिमांड हो रहा है, ठीक है ना, समझ गए बात को। ठीक है, जी तो कनेक्टेड लोड में क्या लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं फ्रिज ले रहा है 500 वाट का, ठीक है, आयरन ले रहा है 1000 वाट का, ठीक है, तो प्लस 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 इस तरीके से हो जाएगा नीचे में कनेक्टेड लोड, ठीक है ना, समझ गए बात को। जी और मैक्सिमम डिमांड जी क्या हो जाए, जैसे अगर आप 24 घंटे के लिए देख रहे हैं तो 24 घंटे में कोई एक ही ना मैक्सिमम डिमांड होगा, समझ रहे हैं बात को, जी हाँ। तो जी सर। मैक्स नीचे में देख रहे हैं, नीचे में सम है सबका, और ऊपर में 24 घंटे के अंदर में जो आपका मैक्सिमम डिमांड है उसका एक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमेशा लेस देन लेस यूनिटी देन होगा, 1 ही क्योंकि नीचे रहेगा। वाला बड़ा है, ऊपर वाला आपका हमेशा छोटा होगा। क्लियर कर पा रहे हैं। लोड फैक्टर आपको ऑलरेडी जी बता दिया, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड क्या होगा आपका, हमेशा लोड कर्व का कम होगा एज कम्पेयर टू मैक्सिमम डिमांड से। अब आता है डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है भाई, इसमें लिखा हुआ फॉर्मूला, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, जैसा सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, 5 घर है, ठीक है, एक कॉलोनी में 5 घर है, ठीक ना, समझ गए। जी और पांचों घर का कुछ ना कुछ एप्लियंस होगा, समझ रहे हैं। जी तो जी जी यहाँ पे लिखा है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। तो सबसे पहले मैक्सिमम डिमांड का क्या मैंने डेफिनेशन होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम और में टाइम। कितना जी एक एक घर का मैक्सिमम मैक्सिमम डिमांड है, समझ रहे बात को, ठीक है। तो जी मान लेते हैं मेरे घर का मैक्सिमम डिमांड अभी 5 किलोवाट है 24 घंटे के अंदर में, ठीक है, समझ रहे बात को। जी जी आपके घर का मान लेते हैं 6 किलोवाट है, ठीक है, और बाकी का जो 3 रिमेनिंग है उसका मान लेते हैं 5 5 है, तो सबका क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, पाँच ऐड पाँच कर पाँच, देंगे। मतलब उस तरीके से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। तो 5 घर है तो 5 घर का जो भी मैक्सिमम डिमांड है 24 घंटे के अंदर में उसको जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ द एंटायर ग्रुप। इसका मतलब समझिए क्या होता है, क्योंकि ये पांचों का पांचों घर कहाँ से पावर ले रहा है, एक जनरेटर से ले रहा है कि नहीं ले रहा, बोलिए, एक ही जनरेटर ना इसको फीड जी कर रहा है। तो उस जनरेटर पे 24 घंटे के अंदर में ऐसा कौन सा मैक्सिमम डिमांड था, ठीक है, मतलब सिंगल यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ सब। जो हमें लोड कर्व से प्राप्त होगा। हाँ, लोड कर्व से आपको पता चलेगा एक तरीके से, ठीक ना। तो ऊपर में आपका सम ऑफ, मतलब हर एक घर का जो भी मैक्सिमम मैक्सिमम डिमांड है उसको जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय अब उस जनरेटर पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना मैक्सिमम डिमांड था उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ऊपर वाला हमेशा बड़ा होता है, नीचे वाला हमेशा बड़ा क्या होता है, होगा। छोटा हो जाता है, इसलिए क्या होता है, ग्रेटर देन यूनिटी हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए। जी अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यूटिलाइजेशन का मतलब होता है भाई कि जैसे अगर आपने 200 मेगावाट का जनरेटर लगाया है तो उसका आप कितना हिस्सा यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है, 80% यूज़ कर पा रहे हैं, या फिर 70% यूज़ कर पा रहे हैं, या फिर कहिए 80% यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को बताइए, अगर 100% अगर यूटिलाइजेशन फैक्टर हो जाता है तो ये हम लोग के लिए सबसे बेस्ट होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जितना जी उसके पास सर बेस्ट। कैपेसिटी है जनरेट करने का उतना ही हम लोग यूज़ भी कर ले रहे हैं, राइट, ठीक है ना। तो जी समझिए यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, बोलता है रेशियो होता है मैक्सिमम जनरेटर डिमांड टू द मैक्सिमम जनरेटर कैपेसिटी। मतलब मैक्सिमम जनरेटर डिमांड का मतलब क्या, कि अभी के टाइम में कितना से पावर खींचा जा रहा है, डिवाइडेड बाय अभी के टाइम में वो कितना ज़्यादा पावर जनरेट कर सकता था, समझ रहे बात को। जैसे आपके जी पास 10,000 रुपये है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम कैपेसिटी होगा पर मंथ का, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे 5,000 रुपये ही लिया, ठीक है ना, समझ गए बात को। इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 अभी भी आपके पास रिजर्व में है कि नहीं है, बोलिए, हाँ। तो जी यूटिलाइजेशन है। फैक्टर अगर आपके पास कभी भी 100% नहीं आ रहा है, नहीं 80% आ रहा है, फिर कहीं 70% आ रहा है, तो सीधी सी बात है वहाँ पे आपका 20% क्या हो गया, एक तरीके से रिजर्व में चला गया पावर, मतलब वो 20% और उस टाइम में जनरेट कर सकता था एक तरीके से, समझ गए। तो जी ये यूटिलाइजेशन फैक्टर तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, लेस देन यूनिटी होगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं जनरेटर कैपेसिटी तो हमेशा बड़ा होगा ना भाई, समझ गए बात को, ठीक है ना। जी अब है नेक्स्ट प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। अब प्लांट कैपेसिटी फैक्टर
आप समझिए दोनों में अंतर है। यूटिलाइजेशन मतलब कितना आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। और प्लांट कैपेसिटी का फैक्टर मतलब क्या है कि अभी के टाइम में कितना एनर्जी जनरेट कर रहा है और अभी के टाइम में और कितना ही एनर्जी जनरेट कर सकता था, समझ गए ना। ये मतलब एनर्जी से एक तरीके से कोरिलेट किया गया है, और वो आपका क्या है एक तरीके से डिमांड मतलब किलोवाट में एक तरीके से जनरेट किया। ये किलोवाट आवर में है, वो आपका क्या किलोवाट में था ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, रेशियो होता है एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस इन किलोवाट, मतलब अभी के टाइम में कितना एनर्जी ये जनरेटर से आप ले रहे हैं, ठीक है, टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेम पीरियड, यानी उसी टाइम में ये जनरेटर और कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता था, ठीक है ना। समझ गए। तो ये भी क्या होगा, हमेशा लेस देन यूनिटी होगा, ओके। यानी जितना भी जैसे यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, लोड फैक्टर, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड, ये सब जो भी है भाई डिमांड फैक्टर, उसमें सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिटी फैक्टर ही एक ऐसा होता है जिसका हमेशा ग्रेटर देन यूनिटी होता है, बाकी आपका हमेशा क्या होगा, लेस देन यूनिटी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका प्लांट यूज फैक्टर। तो प्लांट यूज फैक्टर नाम से पता चल कि आप प्लांट का कितना एक तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब वही है, जो यूटिलाइजेशन फैक्टर पड़ा ना भाई, उसी तरीके से इसका भी मतलब निकलता है। इसका कोई मतलब ही नहीं इतना सारा नाम का, बोलता है ये भी रेशियो होता है किसका, तो एनर्जी प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम, मतलब अभी के टाइम में कितना एनर्जी आप एक तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ आवर द प्लांट वॉज इन द ऑपरेशन। मतलब समझिए समझिए कैसे बनेगा, आप लोड कर्व इमेजिन कीजिए, ठीक है, समझ गए ना। तो लोड कर्व इमेजिन कर रहे हैं, तो 24 घंटे के अंदर में जो भी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, एनर्जी प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कुड हैव बीन, देखिए इसका यही मतलब हो भाई, 24 घंटे के अंदर में आपका कितना भी लोड था उस पर, ठीक है। यानी सीधे सीधे आप एरिया निकाल दीजिए, लोड कर्व का एरिया निकाल दीजिए, वो क्या हो जाएगा 24 घंटे के अंदर में जो भी आपने एक तरीके से पावर कंज्यूम किया है इस जनरेटिंग स्टेशन से, ठीक है ना, टू द कितना ये जनरेटर जो है 24 घंटे में एनर्जी मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता था, समझ गए ना बात को, ये बोल रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, नीचे वाला का हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि 24 गुना जो भी इसका मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करने का होगा भाई, तो नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। देखिए 9 नंबर में और जो 8 नंबर, इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं ना। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एक इंस्टेंट के लिए बताया गया था, ठीक है, मतलब जैसे 7 बज रहा है तो 7 बजे वो कितना आप ले रहे हैं पावर, और वो जनरेटर कितना प्रोड्यूस कर सकता था, ये इसका रेशियो हुआ, ठीक है। और प्लांट यूज फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि 24 घंटे के लिए हो सकता है, या फिर कहीं 1 मंथ के लिए हो सकता है, फिर 1 साल के लिए हो सकता है, ठीक है ना, समझ गया। तो यहाँ पे आपका टाइम लंबा है, ठीक है, मतलब टाइम को घुसाया गया। तो 24 घंटे में कितना एनर्जी आपने इससे लिया, टू द ये 24 घंटे में जनरेटर कितना एनर्जी मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता था, तो इसका ये एक तरीके से ये हो गया रेशियो, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई कि लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर जो है हम लोग कितना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, जब भी आप प्लांट को चलाइएगा ना, तो वहाँ पे 3 तरीके का पैसा लगता है भाई, ठीक है। एक तो हो गया फिक्स्ड चार्ज, दूसरा हो गया आपका सेमी फिक्स्ड चार्ज, और तीसरा होता है आपका रनिंग चार्ज, या फिर कहीं उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, समझ गया। तो फिक्स्ड चार्ज से क्या समझता है, फिक्स्ड चार्ज मतलब क्या, जो उस पावर प्लांट को बनाने में स्टार्टिंग में जो आपको इनिशियल कॉस्ट लगा, पैसा पे करना पड़ा, ठीक है, वो आपका हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। जैसे आपने ज़मीन खरीदा, आपने उतना बड़ा बड़ा अल्टरनेटर खरीदा, ठीक है, या फिर कोई ट्रांसफार्मर खरीदा, आपने ट्रांसमिशन लाइन बिछाया, ये सब, ठीक है ना, समझ गया। अब सीधी सी बात है, ये तो आपका हो गया स्टार्टिंग का पेमेंट, ठीक है। अब जो ज़मीन लिया भाई, उसका तो किराया पे करना पड़ेगा ना, फिर जो भी आपने लीज सब पे लिया है, तो आप कहिए अगर लोन लेकर के पैसा आपने लिया है, तो लोन वाला तो हमेशा ईएमआई लेगा ना आपसे, समझ रहे बात को। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट में चला जाएगा, हर महीने आपको देना ही देना है हर हाल में, ठीक है, समझ गए ना। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा। और जैसे जो हायर एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब जो सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे आप देखिए एनटीपीसी में जो सीनियर एम्प्लॉय है, उसका तो सैलरी आपको फिक्स है ना, हर महीने इतना पे करना ही करना है, समझ गए बात को, समझ रहे हैं। तो सैलरीज जो होगा हायर एम्प्लॉय का या फिर हायर ऑफिशियल का, वो क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट में ही रखना पड़ेगा, ठीक है, इतना आपको देना ही देना है। दूसरा होता है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जैसे आप सिंपल समझिए, अगर आज के डेट में आपने मोबाइल खरीदा भाई, तो आपको पता है कि मोबाइल 10,000 रुपये का आपने लिया है, तो सीधी सी बात है 2 साल अगर आप यूज़ कीजिएगा तो उसको बेचेगा तो आपको कभी भी 10,000 नहीं मिलेगा, समझ रहे बात को। मान लेते हैं 8,000 रुपये मिला, 8,000 मिला, 2,000 आपका क्या चला गया, वो डेप्रिसिएशन में चला गया। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, दो साल जो है उसका हरास हो गया, मतलब घिस पिट गया वो, ठीक है ना, समझ गए। तो क्योंकि ये तो मोबाइल का हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन जो भी आप इक्विपमेंट खरीद रहे हैं पावर सिस्टम में, वो तो आपका बहुत करोड़ों करोड़ों का लागत में लगा हुआ है ना, समझ रहे बात को। तब बताइए, हर एक इक्विपमेंट जो लगा रहे हैं उसका एक लाइफ है, 10 साल बाद उसको रिटायर करना पड़ेगा, फिर 20 साल बाद रिटायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आफ्टर रिटायरमेंट उस टाइम में फिर से आपको नया मशीन खरीदना पड़ेगा, तो उस नए मशीन के लिए आप कहाँ से पैसा लाइएगा एट अ टाइम, समझ रहे बात को। इसका मतलब क्या कि आपको स्टार्टिंग से ही ये दिमाग में रख के चलना होगा कि 20 साल बाद जब मशीन रिटायर होगा, तो उस सिचुएशन में मेरे को जो नया मशीन के लिए पैसा चाहिए वो मैं कहाँ से लेकर के आऊँगा, समझ रहे बात को, ठीक है। तो
जैसे 10 साल का आपका लाइफ स्पैन है इस नए मशीन का, तो 10 साल जो है ना, जैसे जैसे आप उस मशीन को यूज़ कीजिएगा वैसे वैसे जो भी इसमें हरास आएगा ना, उसको क्या करना होगा आपको, उसी के इनकम से आपको साइड में रखते रखते जाना होगा, ठीक है। ताकि लास्ट में जब ये रिटायर हो और इसको जब हम लोग कचड़े के भाव में बेचे तो उससे जो पैसा मिले, और जो मैंने हर साल इसके मतलब कहिए डिप्रिशिएशन के हिसाब से जो पैसा मैंने बचाते गए उसको फिर हम लोग वहाँ से निकालेंगे और फिर से हम लोग नया मशीन खरीद लेंगे, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट मोस्टली डिपेंड करता है आपके मैक्सिमम डिमांड के ऊपर, क्योंकि देखिए मैक्सिमम डिमांड आपका इनिशियल कॉस्ट को बढ़ा दिया था ना, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड से ही आप बड़ा बड़ा यूनिट खरीद के ला रहे थे ना, समझ जाए बात को, हाँ। तो जितना बड़ा जी। बड़ा यूनिट खरीद के लाइएगा तो हर साल उतना ही ना बड़ा बड़ा आपको डेप्रिशिएशन का अमाउंट आपको साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो सेमी फिक्स्ड कॉस्ट है नहीं, जो डेप्रिशिएशन के लिए पैसा पे कीजिएगा हर साल, वो आपका मैक्सिमम डिमांड पे ही डिपेंडेंट होता है, ठीक है। थर्ड होता है आपका रनिंग कॉस्ट, या फिर इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सीधी सी बात है, जैसे थर्मल पावर प्लांट का एग्जांपल लीजिएगा तो वहाँ पे कोयला चूरना है, ठीक है, उसको पाउडर बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसको जो भी आपका स्टीम ऐसा बना, उसके बाद फिर जो भी राख है सब निकल रहा है, तो वहाँ पे आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलिए, हाँ, समझ रहे बात को, यानी लेबर चाहिए आपको, तो लेबर का पैसा देना पड़ेगा हर मंथ के हिसाब से। उसके बाद जो भी आपका रोटेटिंग पार्ट है उसमें लुब्रिकेंट ये सब चाहिए, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कोई भी मान लेते हैं रिपेयरिंग या फिर मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो रिपेयरिंग का भी कॉस्ट पे करना पड़ेगा, मेंटेनेंस का भी, यानी कोई भी मशीन चल रहा है तो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग तो मांगेगा ना, ठीक है। तो ये सब जो भी आपका पैसा लगेगा ये सब रनिंग कॉस्ट में चला जाता है, ठीक है। तो इतना सारा क्या हो गया आपका, एक तरीके से ये पूरा पूरा खर्चा है आपको, मतलब पावर प्लांट को चलाने के लिए, ओके, जी। समझ गए ना। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे, जी। टाइप्स ऑफ लोड था ना, इससे पहले हम लोग कहाँ पे चल रहे थे जो यहाँ पे आए, हम लोग ये समझ रहे थे भाई कि लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। देखिए जी। लोड फैक्टर सीधे सीधे आपके रनिंग कॉस्ट को बताता है, ठीक है, क्योंकि लोड फैक्टर आपका क्या होना चाहिए आइडियल केस में, यूनिटी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जितना आपका लोड का डिमांड है उतना ही आपका क्या है, जनरेटर से आउटपुट, मतलब मैक्सिमम जनरेटर आउटपुट दे रहा है, ठीक है ना, समझिए, तभी ना लोड फैक्टर एक तरीके से मैक्सिमम यूनिटी होगा या फिर कहीं मैक्सिमम होगा, समझ रहे हैं। इसका जी। मतलब क्या हुआ कि आपका पूरा पूरा जो जनरेटिंग स्टेशन है ना वो फुल लोड पे चल रहा है, ठीक है। और फुल लोड पे चलेगा तो सीधी सी बात है कि एफिशिएंसी अच्छा होगा, एफिशिएंसी अच्छा होगा तो सीधी सी बात है आपका जो बिजली बेच रहे हैं, जिस रेट पे बिजली बेच रहे हैं, जिसको टैरिफ बोलते हैं, वो आपका क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा एक तरीके से, समझ गए। तो लोड फैक्टर से क्या समझ रहे हैं, ये रनिंग कॉस्ट को सीधे सीधे अफेक्ट कर देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हो गया सर। और अब हम लोग डाइवर्सिटी फैक्टर पे आते हैं। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जो है ना, ये सीधे सीधे आपके फिक्स्ड डिमांड को, यानी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना जो हर साल आप दे रहे हैं, ठीक है, फिर कहिए सीधे सीधे सेमी फिक्स्ड बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेमी फिक्स्ड क्या था, मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जो है सीधे सीधे मैक्सिमम डिमांड से कोरिलेटेड है। तो यहाँ पे एक लाइन सेपरेट कर लीजिए, लोड फैक्टर रनिंग कॉस्ट के लिए होता है और डाइवर्सिटी फैक्टर जो है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के लिए होता है, ठीक है, समझ गए बात को। किसी किसी बुक में सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को एक साथ प्लस करके रखता है, ठीक ना भाई। तो समझिए डाइवर्सिटी फैक्टर जो है कैसे एक तरीके से मैक्सिमम डिमांड को एक तरीके से ये मतलब इन्फ्लुएंस करता है। तो अभी आपने पढ़ा भाई डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं, 5 घर है मेरे पास, ठीक है, तो पांचों घर का जो कनेक्टेड लोड होगा, कनेक्टेड लोड मतलब क्या, जो भी उसका सारे इक्विपमेंट को जोड़ने के बाद जो भी आ रहा होगा, मान लेते हैं ये 100 वाट है, ठीक है। 100 वाट कहने का मतलब क्या, 5 से अगर भागा देंगे तो बराबर और बांट लेते तो 20-20 होगा, समझ रहे हैं? मतलब मेरे घर का भी 20 किलोवाट, उसके घर का भी 20 किलोवाट, उसके घर का भी 20 किलोवाट, ठीक है, समझ गए बात को। ये मेरा क्या हुआ, कनेक्टेड लोड हो गया, राइट। तो सीधी सी बात है, मेरे को यहाँ पे जो जनरेटर खरीद के लाना होगा कितने किलोवाट का लाना होगा, 100 किलोवाट का लाना होगा, राइट, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब आपको पता है कि डाइवर्सिटी फैक्टर में जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वो क्या था, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, समझ रहे बात को, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड था ना। यानी जी। जी। एक टाइम में, यानी अभी 7 बजे उन सारे घर का क्या क्या मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरे घर का डिमांड 10 किलोवाट ही है, ठीक है, मतलब आपके घर का मान लेते हैं 15 किलोवाट है, किसी घर का मान लेते हैं वो फुल लोड पे चल रहा है नहीं 20 किलोवाट मान लेते हैं, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब एक टाइम में जी। जो जी उसका सर, मैक्सिमम बिल्कुल। डिमांड है उसका सम टू द, अब जनरेटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम डिमांड है किस घर से आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरे घर से 20 किलोवाट आ रहा है, तो आप जो पांचों घर का था ना, जैसे मान लो किसी का 15 किलोवाट का डिमांड था, किसी का 10 का था, किसी का 5 का था, ठीक है, समझ रहे। लेकिन मेरे घर का क्या था, 20 किलोवाट, यानी उस जनरेटर के लिए मेरे घर का जो सबसे बड़ा डिमांड आया कि नहीं आया, 20 किलोवाट का, समझ रहे बात को, हाँ क्या बोल रहा हूँ जी। सर। तो जी सर। ये हो गया आपका ऊपर में सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड, मतलब मैक्सिमम डिमांड किसी ने एक ही
होगा ना भाई उस जनरेटर के लिए कि इतना एक पर्टिकुलर टाइम में मैक्सिमम डिमांड आया, ठीक है, तो इसका होता है, ठीक है। तो बार बार यहाँ पे जो मैक्सिमम डिमांड बोला गया है ना भाई, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर आपने 100 किलोवाट का जनरेटर खरीद के लाया है बाजार से, तो आप क्या चाहिएगा कि ये हमेशा 100 किलोवाट पे ही एक तरीके से चले, यानी फुल लोड पे चले, ठीक है, ताकि हम लोग का इफिशिएंसी अच्छा हो, इफिशिएंसी अच्छा होगा तो मतलब ये लोड फैक्टर अच्छा हो, लोड फैक्टर अच्छा होगा तो आपका रनिंग कॉस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो घर वाले हैं वो घर वाले तो कभी भी आपका वो सारे के सारे इक्विपमेंट नहीं जोड़ रहे हैं ना, समझ रहे बात को, वो कभी टीवी चला रहा था, कभी पंखा चला, कभी एसी चला रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इन घर के चलते, इन घर के डिमांड के चलते इतना बड़ा जनरेटर खरीद के लाया, और ये घर वाले क्या कर रहे हैं कि ये कभी भी फुल लोड पे चला ही नहीं रहा अपने इक्विपमेंट को, समझ रहे बात को, हाँ। तो मेरा लॉस ना हो रहा है भाई, उन घर वाले का तो लॉस नहीं ना हो रहा है, समझ रहे बात को। 100 किलोवाट का जनरेटर मैंने आपके चलते अगर लेकर के आया, तो मेरे को उतना बड़ा जनरेटर का पैसा पहले पे करना पड़ गया कि नहीं करना पड़ गया, बोलिए, हाँ, समझ रहे बात को। जी। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जो है सीधे सीधे आपके मैक्सिमम डिमांड को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बोलिए, हाँ, समझ रहे बात को, ठीक है ना। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जो है सीधे सीधे मैक्सिमम डिमांड के बारे में एक्सप्लेन करता है, क्योंकि डाइवर्सिटी फैक्टर ही बता रहा है कि मैक्सिमम डिमांड अगर आपका कम होगा, जैसे मान लेते हैं मेरे को सिर्फ और सिर्फ 80 किलोवाट का ही जनरेटर खरीद के लाना होता है, तो 80 किलोवाट का मेरे को कुछ ना कुछ तो इनिशियल पेमेंट कम करना पड़ता है ना, पे, समझ रहे हैं, एज कम्पेयर टू 100 किलोवाट से। तो सीधी सी बात है, मेरे को पैसा बचता कि नहीं बचता, ठीक है। अगर ये पहले ही बोल देते कि मेरा कभी भी 20 किलोवाट का डिमांड नहीं है, तो मेरे को छोटा जनरेटर खरीद के लाना पड़ता, और जनरेटर अगर मैं छोटा खरीद के लाता सीधी सी बात है, मेरा मैक्सिमम डिमांड कम हो जाता, मैक्सिमम डिमांड कम होता तो सीधी सी बात है मेरे को वहाँ पे पैसा कम पे करना पड़ता, ठीक है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा क्या करता है, सेमी फिक्स चार्ज को एक तरीके से अफेक्ट करता है, लेकिन जो लोड फैक्टर होता है हमेशा क्या करता है, रनिंग कॉस्ट को एक तरीके से अफेक्ट रनिंग करता है, कॉस्ट को क्लियर। affect करता है। तो इतना हो गया। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका टाइप्स ऑफ लोड है, रेसिडेंशियल तो छोड़ देते हैं, लोड कर्व भी छोड़ देते हैं, ठीक है। और लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, लोड ड्यूरेशन कर्व कुछ नहीं भाई, लोड कर्व को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रीअरेंज कर रहे हैं, किस ऑर्डर में, हम लोग एक तरीके से कहिए सबसे बड़े को आगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग ये लोड ड्यूरेशन कर्व से भी क्या कर सकते हैं, लोड फैक्टर निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोनों सेम ही है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे जो इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ किया जाता है। सबसे पहले देखिए, जो फर्म पावर है, प्राइम पावर, कोल्ड पावर, रिजर्व पावर, हॉट पावर, इसको समझते हैं। देखिए सिंपल वे में समझिए, आपके पास 10,000 रुपये है, ठीक है, ये आपका सैलरी हर मंथ का, ठीक है ना। तो जी 10,000 रुपये आपको कमाने में कितना टाइम लग रहा है, 30 दिन का टाइम लग रहा है ना भाई, समझ गए, हाँ। जी तो जनरेटिंग स्टेशन में ही ऐसे ही होता है भाई, जैसे मान लेते थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट को स्टार्ट करने में ही 8 से 10 घंटा लग जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोयला को सबसे पहले पाउडर बनाना है, तो उसमें समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद कोयले में जो भी मतलब ये क्या बोलते हैं गंदगी ये सब होता है, लोहे का टुकड़ा हो गया है, फिर लकड़ी वकड़ी जो भी कचड़ा उचड़ा है ना, उसको हम लोग को छाटना पड़ता है कन्वेयर बेल्ट से, ये सब मैग्नेटिक कन्वेयर बेल्ट ये सब से निकाल कर गुजारना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, समय लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको पता है जो सुपर सैचुरेटेड स्टीम होता है, जो बॉयलर से हम लोग बना रहे हैं, और सुपर हीटर से जब निकलता है तो वो 540 डिग्री तक गर्म होता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा हॉट है। अब सीधी सी बात है, इतना गर्म स्टीम को अगर हम लोग डायरेक्ट ठंडे टरबाइन पे फेंक देंगे, तो टरबाइन क्या है, एक तरीके से तो घूम रहा है, ठीक है। और कल ही मैंने आपको बताया था, किसी भी मेटल को गर्म कीजिएगा तो उसमें एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो घूमते हुए ये घूम भी रहा है और एक्सपेंड भी हो रहा है, सोच रहे हैं, तो तुरंत टूट के फेंका जाएगा कि नहीं फेंका जाएगा, बोलिए, हाँ, समझ, मतलब टूट आपका जाएगा। टरबाइन डैमेज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि हम लोग को यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन से बचने के लिए अपने टरबाइन के ब्लेड को भी क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, हल्का ताकि सा इसमें गर्म करना एक्सपेंशन ना पड़ेगा। हो, ठीक है। तो ये सब जो है जी ओवरऑल आपका समय लगता है, 8 से 10 घंटा लग जाता है, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैंने जी आपको एक एनालॉगस दिया कि आपको 10,000 रुपये कमाने में 30 दिन लग रहा है समय, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि आपको अगर 200 मेगावाट का मान लेते हैं आपका ये थर्मल पावर प्लांट है, तो 200 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट को रेडी करने के लिए कितना समय लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलिए, हाँ, समझ गए। तो जी ये जो आपका 200 मेगावाट पावर है, इसको रेडी होने में मतलब कि ये सर्विस में तो है आपके, लेकिन अभी यूज़ में नहीं है। यूज़ में कितने देर बाद आएगा, 8 घंटे के बाद या फिर 10 घंटे के बाद आएगा, समझ रहे बात, यानी 10,000 रुपये आपके पास तो है, लेकिन वो 30 दिन के बाद आपके हाथ में आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधे सीधे बोलते हैं स्पिनिंग, कहाँ गया इसमें, एक मिनट, कोल्ड, इट इज़ द रिजर्व एट जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज़ नॉट इन ऑपरेशन बट कैन मेड बी अवेलेबल फॉर द सर्विस, को बोला था कोल्ड रिजर्व, ठीक ना। यानी 30 दिन के बाद जो आपको 10,000 रुपये मिले उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कोल्ड रिजर्व है मेरा, ठीक है। लाइन अगर पढ़ते हैं 16 नंबर, देखिए क्या बोलता है, इट इज़ जी डैट रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज़ नॉट इन ऑपरेशन, मतलब ये ऑपरेशन में नहीं है, बट कैन बी अवेलेबल मेड अवेलेबल फॉर द सर्विस, लेकिन सर्विस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कुछ देर के बाद, ठीक है। कोल्ड नाम क्यों पड़ा, समझ रहे, अभी ठंडा पड़ा हुआ है, ओके, समझ गए। अब आते हैं, जैसे ही आपको ये 8 घंटा बीत गया, यानी 30 दिन आपका बीत गया, आपके हाथ में 10,000 रुपये दे दिया गया, ठीक है। तो मान लो 10,000 रुपये में से आपने 5,000 रुपये जो भी आपका मंथली बिल आ रहा था, बिजली बिल हो सकता है, दूध का बिल हो सकता है, ठीक है, सिलेंडर बिल हो सकता है, उसको आपने पे कर दिया, ठीक है। तो
अभी जैसे ही ये 200 मेगावाट का पावर जनरेट हो, मतलब ये रेडी हो गया सिस्टम में, तो यहाँ से आपको पता है कि लोड कर्व में एक नीचे वाला जो बनता है उसको बेस लोड बोलते हैं, ठीक है। तो बेस लोड आपको पता है 24 घंटा लगा हुआ होता है, ठीक है, समझ रहे बात को। जी। तो मान लेते हैं ये 200 मेगावाट है, तो 200 मेगावाट में से ये 50 मेगावाट कहाँ चला गया, बेस लोड में चला गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जी। स्पिनिंग रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला, जैसे ही आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, वो किसको, उसको क्या बोला जाए, स्पिनिंग बोलता है। इट इज़ दैट रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज़ कनेक्टेड टू द बस बार एंड इज़ रेडी टू टेक लोड। मतलब ये क्या है, बस बार में एक तरीके से कनेक्टेड है और यहाँ से हम लोग लोड ले सकते हैं। मतलब 200 मेगावाट में से जो 50 मेगावाट आपने दिया ना बेस लोड के लिए, वो क्या हो गया, एक तरीके से स्पिनिंग रिजर्व में चला गया, ठीक है। अब देखिए, अब अभी भी आपके पास कितना है, 150 मेगावाट क्या है, अभी भी पावर बचा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तुरंत ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं सिस्टम से, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट तो आपका चल रहा है ना एक तरीके से, समझ रहे बात को। आप इसमें और भी लोड लगा सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉट रिजर्व, ठीक है। बोलता है इट इज़ दैट रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज़ इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस। आपके पास जो बचा हुआ 5,000 रुपये है भाई, वो तो आप कभी भी खर्च कर सकते हैं ना, कुछ भी ले सकते हैं, राइट, समझ रहे बात को। मतलब वो अभी रेडी है लेकिन वो सर्विस में नहीं है, मतलब उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए, जो हॉट नाम पड़ा ना, हॉट नाम इसलिए पड़ता है भाई, ये बॉयलर के बेसिस पे किया जाता है नाम, ठीक है। जैसे देखिए, आपका जो ये 200 मेगावाट का कैपेसिटी बना रहे हैं, वो सीधे सीधे उतना बड़ा बॉयलर लगाया होगा तभी ना उतना एक तरीके से पावर जनरेट कर पा रहा है, फिर टरबाइन को उतना तेजी से घुमा पा रहा है, या फिर उतने बड़े अल्टरनेटर को घुमा पा रहा है, समझ रहे बात को, हाँ। जी। तो जो आपका बॉयलर है, इस बॉयलर का ताकत है 200 मेगावाट पावर जनरेट करने का, ठीक है, समझ गए। 200 मेगावाट पावर में से आपने 50 मेगावाट पावर क्या कर दिया, स्पिनिंग रिजर्व को दे दिया, ठीक है। यानी अभी आपके यहाँ से लोड कनेक्टेड है 50 मेगावाट का, ठीक है। जो बाकी का 150 मेगावाट है, वो अभी भी जनरेट किया जा सकता है ना, समझ रहे बात को, लेकिन वो कौन जनरेट करे, बॉयलर ही ना करेगा, समझ रहे बात को। तो हॉट क्यों पड़ा, समझ रहे नहीं, बॉयलर के ताकत को बताता है, ठीक है। कोल्ड इसलिए बोला गया क्योंकि बॉयलर अभी मेरा शट डाउन है, बॉयलर अभी चल नहीं रहा, ठंडा पड़ा हुआ एक तरीके से, ठीक है। और बॉयलर को स्टार्ट करने से पहले जो भी हम लोग लन फन काम कर रहे हैं ना, 8 घंटा 10 घंटा, उसके लिए कोल्ड पड़ता है नाम। और हॉट पड़ता है बॉयलर की, एक बार स्टार्ट हो गया तो बॉयलर के पास अभी और कितना ताकत है कि तुरंत ये रेडी कर सके। मतलब सिस्टम में तो अवेलेबल है लेकिन ये सर्विस में अभी नहीं यूज़ किया जा रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कोल्ड रिजर्व क्या होता है। मतलब अभी जो भी काम चल रहा है स्टार्ट करने से पहले, उसको बोला जाता है, मतलब 200 मेगावाट। स्पिनिंग रिजर्व मतलब क्या, कि स्टार्ट होने के बाद जो अभी जस्ट इंस्टेंट में जो भी आपने लोड कनेक्ट किया उसके लिए हो गया। हॉट रिजर्व मतलब क्या, अभी सिस्टम में अवेलेबल है लेकिन आप उसको सिस्टम में सर्विस में नहीं दे रहे हैं, ये हो गया आपका हॉट रिजर्व, ठीक है ना। अब होता है फर्म रिजर्व। तो फर्म पावर क्या होता है, ये इमरजेंसी के लिए होता है भाई, ठीक है। इमरजेंसी कहने का मतलब क्या, जो आपका प्लांट का रिजर्व कैपेसिटी हो गया उसको आप सीधे सीधे बोल सकते हैं, ठीक है। प्राइम पावर सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था, अगर आप अपने घर के लिए 5 किलोवाट का अल्टरनेटर खरीद के ला रहे हैं तो उसको चलाने के लिए आपको पीछे में प्राइम मूवर भी तो चाहिए, जो कि डीजल इंजन होगा। अब बताइए 5 किलोवाट के जनरेटर में आप 1 एचपी का डीजल इंजन लगा दीजिएगा ना, वो घुमा ही नहीं पाएगा उसको, समझ रहे हैं बात को। तो प्राइम मूवर भी आपका इतना ताकतवर होना चाहिए कि जो भी आपका अल्टरनेटर है, और जब उसको फुल लोड पे चलाएंगे तो उस हिसाब से भी क्या कर सके, उतना हैवी टॉर्क जनरेट कर सके, ठीक है। और डम पावर तो इसको छोड़ दीजिए, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए होता है। जैसे अभी हम लोगों ने बॉयलर को देखा ना, कि बॉयलर ही क्या कर रहा है, मेन स्टीम बना रहा है, स्टीम ही क्या है यहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट का ताकत है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ ये हाइड्रो पावर प्लांट में भी होगा भाई, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होगा कि अगर आपका लोड घट बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से पानी के बहाव को भी तो घटाना बढ़ाना होगा ना, ठीक है। तो आपके पास सरप्लस अमाउंट में पानी होना चाहिए ताकि जो भी आपका एक्सेस डिमांड है पावर का उसको एक तरीके से फुलफिल किया जाए वहाँ पे, समझ गए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पावर प्लांट डिज़ाइन, ठीक है। तो ये सब छोड़ देते हैं भाई, ये सब तो बच्चा वाला है, ठीक है। जैसे थर्मो पावर प्लांट के लिए हो जाएगा अलग, थर्मो ये क्या बोलते हैं हाइड्रो के लिए अलग हो जाएगा ये सब, ठीक है। कॉस्ट एनालिसिस मैंने आपको समझा दिया, इनिशियल कॉस्ट मतलब जो भी पैसा दे कर रहे हैं, डेप्रेशन कॉस्ट, टैक्स, टैक्स किस में लगेगा बताइए। टैक्स तो हर किसी को पे करना पड़ रहा है, जो भी आप अर्निंग कर रहे हो उस बेस में टैक्स पे करना पड़ेगा। जो भी ज़मीन आप ये खरीदा उसका भी टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। जिसको हम मोटिशन बोलते हैं ना, घर ये सब बिल्डिंग ये सब चार्ज क्या होता है, टैक्स लगता है ना नगर निगम ये समय, ठीक है, समझ गए ना। इंश्योरेंस है, जो इतना हैवी इक्विपमेंट खरीदे उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। लेबर वहाँ पे काम कर रहा है, कोई एक्सीडेंट ये सब ना हो तो उसके चलते इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या है, पैसा पे करना पड़ेगा। ऑपरेशन कॉस्ट समझाई दिया मैंने आपको, रनिंग कॉस्ट में फ्यूल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसका लुब्रिकेशन कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब जो भी वहाँ पे सुपरविजन ये सब का कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। और बाकी तो डेप्थ में पढ़ना हो तो फिर वो अपना कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे पावर सिस्टम का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। डेप्रिसिएशन ये सब का मेथड होता है, ओके। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, 18.8 पे आइए भाई, ठीक है। जी। 18.8 में क्या है, सिलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ जनरेशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है हम लोग का। देखिए भाई, लोड जो होता है ना आपका दो तरीके का होता है, एक होता है बेस लोड, एक होता है पीक लोड, ठीक है।
तो बेस लोड आपको पता है जो चौबीसों घंटा लगा हुआ रहेगा सिस्टम पे, क्या क्या हो सकता है एग्जांपल के रूप में, जैसे हॉस्पिटल हो गया तो हॉस्पिटल चौबीसों घंटा में कुछ ना कुछ तो चाहिए वहाँ पे पावर, ठीक है। जी। उसके बाद हम लोग का जो इंडस्ट्रियल ये डोमेस्टिक लोड है उसमें भी कुछ ना कुछ बेस लोड पे चलता है, जैसे आपके घर का फ्रिज हो गया जिसको बहुत लोग चौबीसों घंटा चलाते हैं, ठीक है। इन्वर्टर ये सब जो है चौबीसों घंटा लगा हुआ सप्लाई से, ठीक ना। तो ये सब क्या हो गया, जो भी 24 घंटे के लिए कनेक्टेड होगा वो आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, बेस लोड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आप जैसे इंडियन रेलवे का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रैक्शन लोड जिसको बोलते हैं, तो चौबीसों घंटा ना ट्रेन चल रहा है, समझ गए। जी। और उसके बाद फिर पीक लोड, तो पीक लोड आप लोड कब से देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई ऐसा समय आएगा जहाँ पे आपका पावर का डिमांड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो कैसे हम लोग समझेंगे, जैसे मान लेते हैं अभी रात का 12 बज रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है दिन, मतलब पूरा पूरा दिन, जैसे रात के 12 बज के 1 मिनट भी होगा तो क्या होता है, सुबह मानते हैं ना उसको, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से हम लोग जी। स्टार्ट कर रहे हैं, तो रात का 12 बज रहा है, तो सीधी सी बात है अभी यहाँ पे भी दो केस बनेगा, एक गर्मी के टाइम का बनेगा, एक सर्दी के टाइम का बनेगा, ठीक ना भाई। तो अभी हम लोग सबसे पहले गर्मी का टाइम लेते हैं, तो रात के 12 बजे क्या होगा, सबका एसी चल रहा होगा, पंखा चल रहा होगा, कूलर चल रहा होगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यानी 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजे, 4 बजे, जैसे 4 बजे तो गर्मी का समय तो लोग उठ जाते हैं 4 बजे, ठीक है। तो उसके बाद अब सीधी सी बात है उनका लाइट जलेगा, ठीक है, या फिर कहिए जो भी खाना ऐसा बनाना मिक्सी चलेगा, मतलब डोमेस्टिक लोड को अगर देखें ध्यान से, ठीक है ना। उसके बाद फिर 8 बजेगा तो सीधी सी बात है आपका ऑफिस से सब खुलेगा, या फिर कहिए 5 बजेगा तो आपका ट्रैक्शन लोड बढ़ जाए क्योंकि लोकल ट्रेन ये सब चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 9-10 बजेगा तो ऑफिस कॉलेज ये सब खुल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जैसे दिन बीतते जाता है वैसे वैसे क्या है, लोड का डिमांड बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है अगर शाम का 6 बजे देखें तो 6 बजे क्या होता है, हैवी लोड आ जाता है, ठीक है। हैवी लोड क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लाइटनिंग लोड है ना वो बहुत ज़्यादा, हर जगह चाहिए ना लाइट, तो लाइट जलाना पड़ेगा आपके घर का भी, आपके जो मॉल्स हैं यहाँ पे भी, जो बाजार ये सब है, दुकान ये सब है, जो आपका स्ट्रीट पे लाइट ये सब रोड। लगा हुआ, सब जगह ये सब लाइट जलाना, तो मतलब 6-7 बजे जो एग्जैक्टली। होता है पीक लोड आ जाता है, ठीक है, समझ गए ना। तो होता है पीक लोड। तो अब देखिए आपने लोड कर्व के हिसाब से पीक लोड क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, या तो आधे घंटे के लिए आया, या तो फिर कहिए 1 घंटे के लिए आया, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो बेस लोड तो आपका चौबीसों घंटा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, आपको इसी बेसिस पे पावर प्लांट को या फिर कहीं जनरेटिंग स्टेशन को दो पार्ट में तोड़ा गया, एक आपका वैसा जनरेटिंग स्टेशन जो बेस लोड को हैंडल करेगा, और दूसरा वैसा जनरेटिंग स्टेशन जो पीक लोड को एक तरीके से हैंडल करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेस लोड में क्या आ जाएगा, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक ना भाई, इसको हम लोग कभी भी पीक लोड पे यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि इसको स्टार्ट करने में ही 8 से 10 घंटा चला जाता है, ठीक है ना, समझ रहे बात को। तो पीक लोड कभी भी आएगा तो अब सोचिए थर्मल पावर प्लांट हम स्टार्ट कर दें तो स्टार्ट ही नहीं होगा, आपका पीक लोड चला जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, नहीं, थर्मल पावर प्लांट बेस लोड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हम लोग बेस लोड के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर में भी क्या होता है, बहुत सारा सावधानी रखना पड़ता है उसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, यानी वो भी एक तरीके से टाइम टेकन है। और एट द एंड उसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, आप एक तरीके से फ्यूजन का सहारा लेकर के वहाँ पे हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं, स्टीम बना रहा है, फिर स्टीम बन रहा है, इसका मतलब सीधी बाकी का जो थर्मल पावर प्लांट का प्रोसेस था आगे का वही हो जाएगा, इसमें भी टरबाइन को गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्टीम डालना पड़ेगा उसमें, तो ये भी आपका टाइम टेकन है, इसको भी बेस लोड पे मारते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रो पावर प्लांट, तो हाइड्रो पावर प्लांट दोनों के लिए यूज़ किया जाता है भाई, ठीक है, बेस लोड के लिए पीक भी और यूज़ बेस। करते हैं, पीक के लिए भी, बस डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना अवेलेबल है। अगर आपके पास अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ही लिमिटेड है तो उसमें सीधे सीधे हम लोग पीक लोड के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है बस आपको एक वाल्व खोलना है, पानी बहने लगेगा, आपका यहाँ पे टरबाइन घूमने लगेगा और आपका मोटर जो ये अल्टरनेटर जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम बहुत कम होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रो को पीक लोड पे यूज़ करते हैं। बेस लोड पे कब यूज़ करेंगे, जब पानी मेरे पास सरप्लस अमाउंट में है, बहुत सारा पानी अवेलेबल है, ठीक है, समझ गए ना। जी। उसके बाद और भी है, जैसे आपका एक होता है रन ऑफ रिवर भाई, तो ठीक है ना। तो रन ऑफ रिवर हो गया, पम्प स्टोरेज पावर प्लांट हो गया, तो ये सब जितना भी है ना, इसे सब हम लोग पीक लोड पे यूज़ करेंगे। जैसे पम्प स्टोरेज पावर प्लांट क्या होता है, हम लोग जैसे देखिए जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना भाई, जहाँ पे सरप्लस अमाउंट में पानी होता है, वो क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए दो तरीके का हाइड्रो पावर प्लांट होता है, एक में जिसमें डैम बनाना पड़ता है हम लोग को, यानी बांध बना के पानी का हाइट ऊंचा कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ गए बात को। जी। और दूसरा होता है कि कोई ऐसा मतलब नहर है जो पहाड़ी से उतर रहा है, मतलब हिली एरिया से उतर रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक लंबा सा पाइप लगाते हैं, पेन स्टॉक जिसको बोलते हैं, वो पानी को एक तरीके से इधर लाता है, क्योंकि हिली एरिया में सीधी सी बात आपको नेचुरल हाइट मिल जाएगा ना, वहाँ पे डैम ये सब बनाने का जी। कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो समझिए जहाँ पे आप डैम बना करके एक तरीके से आप अपने टरबाइन को घुमा रहे हैं, तो वहाँ पे जो नीचे जो भी पानी गिरा ना, उसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, आगे भेज देते हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है। मतलब खेत वेत पटाना हो या फिर कोई नहर ये सब गया है ना, उसमें हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, पानी को हम लोग रोकते नहीं हैं। लेकिन जो आपका हिली एरिया है जहाँ पे पानी का शॉर्टेज होता है ना, वहाँ पे जो पानी नीचे उतर गया, ठीक है, और आपको पता है पानी यहाँ पे कमी है, तो नीचे में हम लोग एक और तालाब बनाते हैं, ठीक है। उस पानी को क्या करेंगे, उस तालाब में एक तरीके से बाईपास करते हैं, यानी वहाँ पे स्टोर करते हैं। और जब वो पीक लोड ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर उसी
बेस लोड के सहारे हम लोग मोटर लगा करके फिर उस पानी को क्या करते हैं ऊपर फेंक देते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर वाले जो आपका रिजर्वायर है उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बेस लोड, पीक लोड, बाकी हम लोग एमसीक्यूज में कर लेंगे। तो इतना हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते जी। हैं हाउ टू रिड्यूस पावर जनरेशन पावर कॉस्ट। तो आपको बताया मैंने, कॉस्ट। आपको पावर जनरेशन कॉस्ट को घटाना है तो सीधी सा लोड फैक्टर आपको एक तरीके से यूनिटी के करीब रखना होगा। डाइवर्सिटी फैक्टर भी आपको एक तरीके से यहाँ पे इम्पेक्ट करेगा। उसके उसके बाद आपका जैसे यहाँ पे और भी इक्विपमेंट लिखा हुआ है, लॉन्गर लाइफ वाला आपका इक्विपमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका रनिंग द पावर सिस्टम एट हाई लोड फैक्टर, तो लिख ही दिया, मतलब इसमें मेन यही था, लोड फैक्टर ही मेन था भाई, बाकी तो आप समझ ही जाइएगा, फिर कोई भी समझ जाएगा, ठीक है ना, राइट। जी। और डाइवर्सिटी फैक्टर भी आपका। अब अगला पढ़ते हैं टैरिफ। तो टैरिफ आपको पता है भाई, जिस रेट पे हम लोग बिजली को बेचते हैं अपने कंज्यूमर्स को, उसको हम लोग टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। तो टैरिफ जो है सीधी सी बात है 3 पार्ट में एक तरीके से होता है, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। तो समझिए ए जो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेट पर किलोवाट ऑफ द मैक्सिमम डिमांड, मतलब जैसे मान लेते हैं मेरे घर का 1 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है। तो आप जो मालिक हैं जनरेटिंग स्टेशन के, तो 1 किलोवाट का कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज कीजिएगा ना। जैसे मान लेते 1 किलोवाट का जो भी है उसका 5 रुपये आप ले रहे हैं, ठीक है, समझ गए बात को। तो जिसके घर में मान लेते 10 किलोवाट का डिमांड है पावर का, तो उसका कितना पैसा बन जाएगा बताइए। सर जैसे जितना पर किलोवाट डिमांड रहेगा उतना इंटू हाँ 10 कर हाँ, देंगे। मतलब 5 रुपये के हिसाब से अगर है 1 किलोवाट का, 50 हो जाएगा। हाँ, तो 50 रुपये उसको पे करना पड़ेगा हर महीने, ठीक है ना, समझ गए। उसका फिर बी क्या है, बी आपका है एक तरीके से एनर्जी रेट पर किलोवाट, यानी जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं एक महीने में या फिर कहिए 1 साल में, ठीक है ना, तो वो हो गया। तो 7 रुपये यूनिट या फिर 8 रुपये यूनिट। और वाई क्या है, कितना आप यूज़ किए हैं, 100 यूनिट यूज़ किए हैं 7 रुपये के हिसाब से, तो 700 रुपये बिल पर बनेगा, ठीक है। और फिक्स डिमांड आपका अगर मान लेते हैं 10 किलोवाट का, तो 50 रुपया उधर बन जाएगा, ठीक है, समझ गया। और सी क्या है आपका, सी है यहाँ पे जो भी आपने जैसे एनर्जी ये सब एनर्जी मीटर ये सब लगाया है ना बिलिंग के लिए, ठीक है, समझ गए। तो उसका भी तो किसी ना किसी ने पैसा पे किया होगा, जो आपके घर में डिजिटल एनर्जी मीटर लगा हुआ है, तो उससे उसका भी पैसा हम ही लोग से लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी आपका तो टैरिफ बना हुआ है चैनल पे, वो देख लेंगे एक तरीके से। अब आते हैं हम लोग यहाँ से एमसीक्यूज़ पे, ठीक है। अब ये पूरा खिंचा जाएगा भाई, ठीक है, इसमें कोई जान नहीं है। पढ़े अब। जी। सबसे जी। पहला है लो। लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड होता है, C4 मैक्सिमम कैट हो डिमांड। जाएगा। लोड फैक्टर ऑफ ए पावर स्टेशन जनरली तो लेस देन यूनिटी हो जाएगा। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, तो ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगा। मोर देन यूनिट। लोड फैक्टर जो होता है इंडस्ट्री के लिए बोल दिया, हैवी इंडस्ट्री, तो ये 70 से 80% मारिए। क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है इंडस्ट्री के हिसाब से, अब जैसे इंडस्ट्री को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। इंडस्ट्री मान लेते आपका एक इंडस्ट्री है, ठीक है, आप खुद का वहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन बनाना चाहते हैं भाई, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, जो भी आपका मैक्सिमम डिमांड कनेक्टेड लोड होगा, उस हिसाब से जो आप यूनिट डिसाइड कीजिएगा अपने जनरेटर को वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए, तो उसी हिसाब से ना आपका हमेशा इंडस्ट्री लोड भी खींचते रहेगा, समझ रहे बात को, हाँ। जी। मतलब एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड में जो है ज़्यादा अंतर नहीं होता है इंडस्ट्री में, ठीक है ना, समझ गए बात को, क्योंकि ये हैवी इक्विपमेंट है तो पूरा पूरा पावर खींचेगा। इंडस्ट्री क्या होता है, लगभग अगर 9 बजे से खुल रहा है तो 5 बजे तक चलते ही रहता है। इसका मतलब क्या, 9 बजे से 5 बजे तक अगर आप एक मोटर को चला रहे हो तो कांस्टेंट पावर खींच रहा है कि नहीं खींच रहा उस अल्टरनेटर से, बोलिए, हाँ, समझ रहे बात को। जी। इसीलिए इसका लोड फैक्टर हाई होता है। नेक्स्ट आपका लोड फैक्टर ऑफ डोमेस्टिक, तो ये पुअर मार दीजिए, ठीक है, 10 से 15% होता है, क्योंकि हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो आपका मेन जनरेटिंग स्टेशन लगा उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में, उससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, समझ गए। तो ये ज़्यादा लोड फैक्टर इंप्रूव करने में हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट है एनुअल डेप्रिसिएशन। तो मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारा मेथड होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, सिंकिंग फंड मेथड हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय, तो ये दोनों मेथड है, तो दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, तो C4 कैट हो जाएगा। अगला है डेप्रिशिएशन चार्जेस आर हाई इन केस ऑफ, तो किस में हो जाएगा डेप्रिशिएशन, थर्मल पावर प्लांट में, ठीक ना भाई, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में जितना भी जैसे बॉयलर मेन होता है ना, उसमें तो बॉयलर का लाइफ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होता है, जैसे जैसे समय के साथ वो बीतते जाता है वैसे वैसे, मतलब मेंटेनेंस चार्ज बढ़ते जाता है उसका, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर देख लिए तो भाई, देता है ना थर्मल पावर प्लांट, देखिए तो जी सर दिया। दिया ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। और देखिए क्वेश्चन बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है भाई कि सबसे ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट किस में होता है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा पावर प्लांट बनाने में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो होता है हाइड्रो पावर प्लांट में, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा डैम बनाना पड़ता है, रिजर्वायर बनाना पड़ता है, तो बहुत, जैसे आप देखिए अगर आप 1000 स्क्वायर फीट में भी घर बनाइएगा ना, फर्स्ट फ्लोर ही बनाए, तो वो ढालने में ही, उसका जो छत होता है उसको ढालने में कम से कम तो आपको 2-3 लाख रुपए चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो सोचिए आपको एक तरीके से उतना बड़ा एरिया में रिजर्वायर बनाना है, ठीक है, तो सोचिए कितना पैसा लगता होगा, ठीक है। अगला है डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर क्या होता है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड, और ये भी क्या होता है, लेस देन यूनिटी होगा हमेशा। अगला है हाई लोड फैक्टर इंडिकेट। तो मैंने आपको बताया था हाई लोड फैक्टर मतलब क्या, कि आपका जितना कैपेसिटी है जनरेटर का उतना आप एक तरीके से पावर कंज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइज फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी B4 बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं लोड कर्व इंडिकेट। तो लोड कर्व से आप क्या पता करते हैं, तो इसमें हो जाएगा एवरेज पावर यूज ड्यूरिंग अ पीरियड,
इसका एवरेज किलोवाट एनर्जी कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड देता है, इसका बिफोर बॉल देता है भाई, देखिए तो। जी सर, दे दिया है। ठीक है। अगला है, क्योंकि लोड कर्व क्या बताता है आपको, एनर्जी को ही ना बता रहा है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दिए, एरिया निकाल दे तो आपको एक तरीके एनर्जी दे देगा वो। अगला बोलता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ पावर डिमांड कैन बी मेड बाय, तो हमारी एनी ऑफ देव हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम लोगों ने अपने घर में भाई एक जनरेटर खरीदना था, तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना कि कितना बड़ा जनरेटर खरीद के लाना पड़ेगा, समझ रहे बात को, हाँ। तो जी वो तो आपने मैनुअली कर लिया था, क्योंकि आपके पास जो भी घर का एप्लियंस था वो हम लोग को पता है। लेकिन भाई अगर आप सर्वे कर रहे हैं फील्ड में आकर के, तो अब हर किसी के घर में जा के नहीं ना पूछिएगा कि आपके घर का कितना कितना डिमांड है, समझ रहे बात को। तो उसको फिर हम लोग इस मेथड से एक तरीके से यूज़ करते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ द किसी से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनुअल डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, जैसे आपने 10,000 रुपये का फ़ोन खरीदा, ठीक है, 10,000 रुपये आपका अभी लग गया इनिशियल में, ठीक है। अब मान लेते इसको आपने 2 साल यूज़ किया, 2 साल यूज़ करने के बाद आपने जब उसको सेकंड हैंड बेचा बाजार में, तो उसमें मान लेते आपको 2,000 रुपया मिला, ठीक है, समझ रहे बात को। 10,000 रुपये आपने पहले इन्वेस्ट किया, 2,000 रुपये आपको लास्ट में मतलब सेकंड हैंड में मिल गया, तो आपके लॉस कितना हुआ, 8,000 रुपये का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, हाँ, समझ रहे बात जी को। तो यहाँ पे अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना, हर महीने आपको कितना पैसा बचाना होगा, तो क्या करेंगे, 10,000 माइनस 2,000 बराबर क्या हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय जो भी आपने टाइम यूज़ किया, यानी 2 साल, यानी 8,000 डिवाइडेड बाय 2 तो कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4,000, मतलब 4,000 4,000 हाँ पर हाँ, ईयर। हर महीने आपको मतलब हर साल जो है अलग साइड में रखना पड़ेगा, ताकि अगले 2 साल के बाद आपको फिर से हाथ में क्या मिले, 10,000 रुपये मिल जाए, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा कैपिटल कॉस्ट मतलब 10,000 माइनस सैलवेज, सैलवेज वैल्यू मतलब क्या, जो आपने सेकंड हैंड फिर कबाड़ी भाव में बेचा, ठीक है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर ऑफ द लाइफ, ठीक है, मतलब जितने साल आपने उस इक्विपमेंट को यूज़ किया, तो बी फॉर बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ए कंज्यूमर हैज़ टू पे लेसर फिक्स्ड चार्ज इन, मतलब कम पैसा पे करना है फिक्स चार्ज के लिए, ठीक है। फिक्स चार्ज में मैंने आपको बताया था क्या होता है इसका, घर वालों के लिए मैक्सिमम डिमांड, जो क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम डिमांड डिमांड होता है, ठीक रहता है है ना। तो उसी किस पे में और होगा बेस्ट है सर सबसे फिक्स कम, चार्ज। तो इसमें हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में देता है, इसमें C4 कैट मैक्सिमम डिमांड टैरिफ के हिसाब से ही होना चाहिए भाई, देता है ना, देखिए तो। जी हाँ, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में मतलब अब टैरिफ पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो इसको देखना हो तो वही IIIQ पे टैरिफ लिखिएगा ना, आपका आ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे टैरिफ, आगे IIIQ लगा दीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन 2 पार्ट 14 टैरिफ, नंबर। हाँ, इन 2 पार्ट टैरिफ वेरिएशन इन लोड फैक्टर विल अफेक्ट, सीधी सी बात है, मैंने समझाया लोड फैक्टर से क्या हम लोग का इफेक्ट होता है, तो ऑपरेटिंग और रनिंग चार्जेस होता है, ठीक है ना, बी फॉर बॉल मार दीजिएगा, ठीक है। और वही अगर डाइवर्सिटी फैक्टर पूछता तो वहाँ पे फिर क्या मारते हैं हम लोग, फिक्स चार्ज मारते हैं, ठीक है सेमी ना। फिक्स्ड या सेमी हाँ, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड या दोनों। सेमी दोनों कोई भी है, ऐसे तो आपको फिक्स चार्ज ही देगा ऑप्शन में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन 15 हॉपकिंसन नंबर। डिमांड रेट और 2 पार्ट टैरिफ द डिमांड रेट ऑफ फिक्स चार्ज आर, तो डिमांड रेट ऑफ फिक्स चार्ज क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है एनर्जी कंज्यूमशन के ऊपर, तुम्हारी ना इसका क्या देता है, इसका हमारी फिक्स चार्ज बोला ना, बी फॉर बॉल मारिए तो डिपेंड अपॉन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है ना। सीधी सी बात है, फिक्स चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, मैक्सिमम डिमांड पे, तो मैक्सिमम डिमांड हो जाएगा, ठीक है ना, जी समझ जी गया। फिक्स चार्ज इंडिपेंडेंट होता है किससे, रनिंग कॉस्ट से, ठीक है, मतलब रनिंग चार्ज जो भी आप एनर्जी कंज्यूम, उसको कोई लेना देना नहीं होता है मैक्सिमम डिमांड को, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच प्लांट कैन नेवर हैव 100% पीक लोड, सॉरी लोड फैक्टर, तो हमेशा पीक लोड मारिए, क्योंकि पीक लोड पे कभी भी आपका 100% नहीं मिलेगा आपका लोड फैक्टर, क्यों क्यों नहीं मिलेगा बता सकते हैं, क्योंकि वो जो पीक क्योंकि लोड है सर वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, समझ रहे हैं? जैसे जी देखिए आपका मान लेते हैं अभी डिमांड है घर का 7 किलोवाट का, ठीक है, राइट। जी और 7 किलोवाट का अगर आपका डिमांड है, इसका मतलब क्या, ये जो 7 किलोवाट का डिमांड आधा घंटा या 1 घंटे के लिए हो ना कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, ठीक है, समझ रहे बात को। जी अब मान लेते हैं आप इसी के हिसाब से आप 7 किलोवाट का अल्टरनेटर खरीद के अपने घर में लगा दिया, तो बताइए 24 घंटा में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही ना आ रहा है वो 7 किलोवाट का लोड, समझ रहे बात को, बाकी तो उसके जी नीचे में ही चलेगा। तो बताइए इसका कभी भी लोड फैक्टर, यानी 7 किलोवाट का अल्टरनेटर का 24 घंटे में लोड फैक्टर निकालिए तो कभी भी आएगा 100%, बोलिए नहीं आएगा, ठीक है ना, समझ नहीं गए। आएगा। इसलिए लोड फैक्टर का कभी भी 100% नहीं होता है। अगला पढ़ते हैं, द एरिया अंडर अ लोड कर्व गिव, तो एरिया बोल दिया यहाँ पे, तो एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अगला पढ़ते हैं, जी डिफरेंट जनरेटिंग स्टेशन डिपेंड यूज फॉलोइंग 18 प्राइम नंबर। मूवर, तो इसमें क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द हो जाएगा, कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना। अगला पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर है डायरेक्ट इफेक्ट, तो क्या हो जाएगा आपका ये फिक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कास्ट। हो जाएगा, ठीक है। अगला बोलता है, फॉलोइंग पावर प्लांट हैज़ इंस्टेंट स्टार्टिंग, तो इंस्टेंट स्टार्टिंग के लिए कौन सा होगा भाई बताइए, तो हाइड्रो या फिर डीजल, हाइड्रो मतलब दोनों हाइड्रो दोनों भाई, डीजल भी होता हाइड्रो है ना डीजल थोड़ा, दोनों। हाँ सर, डीजल भी हो जाएगा, हाँ, वो तो बटन ठीक है। स्टार्ट किए हो गया। हाँ, अगला पढ़ता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग स्टेशन हैज़ द मिनिमम रनिंग कॉस्ट, तो मिनिमम रनिंग हाइड्रो हो जाएगा इसमें, क्योंकि हाइड्रो पानी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि हम लोग एज अ फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। बोलते हैं पावर प्लांट हैविंग मैक्सिमम डिमांड मोर देन द इंस्टॉल कैपेसिटी, बोलता है जो मैक्सिमम डिमांड है ये ज़्यादा इंस्टॉल, तो हमारे रिजर्व कैपेसिटी, इसका यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक ना, समझ गए बात को। ये तो समझ रहे होंगे यूटिलाइजेशन फैक्टर मतलब क्या, एक इंस्टेंट में
मतलब अभी जैसे मान लेते 8 बज रहा है, ठीक है, तो इस इंस्टेंट में आपका जो डिमांड है ना भाई, वो जनरेटर के कैपेसिटी से ज़्यादा है, समझ गए बात को, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हमेशा आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका, ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगा। अगला बोलता है लोड कर्व इज़ यूजफुल इन डिसाइडिंग। तो लोड कर्व किससे क्या हम लोग पता करते हैं, तो इसका हमारी ऑल ऑफ द हमारी है साइज ऑफ जनरेटिंग यूनिट, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, ऑपरेटिंग शेड्यूल ऑफ द यूनिट, ठीक है, ऑल हो जाएगा इसमें, ठीक है ना भाई। अगला पड़ता है लोड कर्व ऑफ पावर प्लांट हैज़ ऑलवेज। तो लोड कर्व कैसा होता है भाई, इसमें हमारी एनी कॉम्बिनेशन हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। लोड कर्व मतलब क्या, वही पावर का डिमांड वक्त के साथ, ठीक है ना, समय के साथ, ठीक है, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव मतलब क्या, ऊपर में बनेगा, जीरो मतलब क्या हो सकता है शट डाउन हो गया पूरा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगला पढ़ते हैं एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द पावर प्लांट कंसिस्ट। तो एनुअल एक्सपेंडिचर मतलब एक साल में क्या क्या खर्चा आ रहा है, तो सब आ जाएगा इसमें, सेमी फिक्स्ड, फिक्स्ड, रनिंग, सब आ जाएगा, ठीक है ना। अगला पढ़ते हैं मैक्सिमम डिमांड ऑन अ पावर प्लांट इज। तो मैक्सिमम डिमांड किसको बोला जाता है भाई, आपको पता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में लोड कर्व को अगर हम लोग देखें, देखिए लोड कर्व को अगर आप देखिएगा तो एक इंस्टेंट में क्या मैक्सिमम डिमांड होता है ना, तो इसमें हमारी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल शॉर्ट इंटरवल एवरेज, नहीं एवरेज नहीं होगा भाई, इसका बी फॉर बॉल मारिए तो इंस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द केवी, नहीं ये भी नहीं, इसे ए फॉर एप्पल मारिए ना, ए फॉर एप्पल होगा, देता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द शॉर्ट इंटरवल एवरेज डिमांड ड्यूरिंग अ पीरियड, हाँ सही है। अगला पढ़ते हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट टुवर्ड डेप्रिशिएशन। देखिए ये आपका एक डेप्रिशिएशन का मेथड होता है भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है, जैसे देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप लोन लीजिएगा ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जैसे मान लेते आप 10,000 रुपये लोन लिए, तो इसका जो मान लेता वो भी 2 साल 5 साल के लिए लिया आपने, तो इसका जो स्टार्टिंग वाला जो होता है ना, स्टार्टिंग का जो ईयर होगा उसमें आपको ज़्यादा ईएमआई पे करना पड़ता है, ठीक है, और जैसे जैसे वक्त बीतेगा ना वैसे वैसे आपको कम पे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यही सेम चीज़ आपका यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो सिंकिंग फंड मेथड में आपका इस तरीके से होता है कि डेप्रिशिएशन रिड्यूसेस एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में आपको कम पे करना पड़ेगा, ये ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और समय के साथ फिर क्या होता है, कमते जाता है। देता है इसका 27 का ये, जी हाँ। तो ये मेथड है भाई, ठीक है ना, ये आपको पावर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है आपका, ठीक है ना, पेड क्लासेस में। जी अगला पढ़ते हैं एनुअल डेप्रिशिएशन ऑफ अ प्लांट इज प्रोपोर्शनल टू द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। अब देखिए जैसे अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं ट्रक का, ठीक है, तो अभी जैसे हमारा नया ट्रक खरीदा आपने, तो सीधी सी बात है ये 5 साल तो आपको एकदम डेप मतलब घिसाई इसका कम होगा ना, मतलब खराब ये सब कम होगा, समझ रहे बात को, यानी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट में एकदम कमी आएगा, मतलब कुछ भी नहीं देना होगा आपको। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आप उस ट्रक से हर साल कमा रहे हैं उसमें से आपको कम कम ही डेप्रिशिएशन पे करना होगा ना, समझ रहे बात को, ठीक है, क्यों, जी क्योंकि ट्रक आपका एकदम खराब नहीं हो रहा है उतने तेजी से, समझ रहे बात को। तो स्टार्टिंग का जो भी आपका पैसा अर्न हो रहा है वो पूरा पूरा आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला भाई कि एनुअल डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन का मतलब क्या, जो भी घिसावट हो रहा है एक साल के अंदर किसी भी इक्विपमेंट का, उसके चलते आपको अलग से पैसा निकालना पड़ रहा है ना रखने के लिए, ताकि हम लोग फ्यूचर में नया इक्विपमेंट ले सकें। तो ही बोल रहा है एनुअल डिप्रिशिएशन मतलब एक साल में जो भी घिसावट या फिर हरास होगा ऑफ द प्लांट इज प्रोपोर्शनल टू द अर्निंग कैपेसिटी, यानी जो भी आप पैसा कमा रहे हैं उस हिसाब से आपको रखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते आपने एक साल चलाया ट्रक, उससे आपको मिला 5 लाख रुपया, ठीक है, तो जिस रिस्पेक्ट में आप कमा रहे हैं, सीधी सी बात है भाई, अगर आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो ट्रक आपको ज़्यादा चला होगा ना, समझ रहे बात को। अगले साल मान लेते आपने 4 लाख रुपए ही कमाए, तो 1 लाख का कमी ऐसा होता क्या, ट्रक आपका कम न चला होगा वहाँ पे, या फिर कहीं माल कम ढोया होगा वो, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ सो, हाँ सुन रहे भाई। जी हमें तो इसके कंक्लूजन पे आगे नहीं है। हाँ माइक थोड़ा सा पास कीजिएगा। जी अब जा रही है। हाँ हाँ आवाज़ आ रहा है भाई, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा इसका आंसर क्या है, सिंकिंग फंड होगा नहीं, सिंकिंग इसमें देखता है भाई, C4 काट देता है क्या, जी सर रिड्यूसिंग बैलेंस रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिशिएशन। देखिए स्ट्रेट लाइन तो आपका सिंपल था, आपको हर साल फिक्स देना पड़ेगा, जैसे अब ये मोबाइल का कैलकुलेट जी किया ना, 4,000 हर साल चलेगा, ठीक है। और जी सिंकिंग फंड में आपको पता है स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा मशीन वैसे वैसे कम पे करना पड़ता है, ठीक है। और सी में आपका क्या है, जितना आप कमा रहे हैं उस बेसिस पे, मतलब जितना बेनिफिट हो रहा है उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे निकालना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फॉर हाई वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर, मतलब किसी भी पावर प्लांट का डाइवर्सिटी फैक्टर हाई है, ठीक है, ये कह रहा है भाई, ठीक है। अब पावर सिस्टम ऑफ गिवन इंस्टॉल कैपेसिटी विल बी इन पोजीशन टू सप्लाई, तो हमारे मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर हो जाएगा, बी फॉर बॉल। देखिए इसको समझाता हूँ मैं कैसे होता है। जी जी 5 घर था, पांचों घर का 20-20 किलोवाट का डिमांड था, ठीक है। उन्होंने मेरे को बताया मेरे घर का भी 5 किलोवाट है, सॉरी 20 किलोवाट है, उसके घर का 20 किलोवाट है, सबने मेरे को बताया कि मेरे घर का 20-20 किलोवाट है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे अगर ऑनर हूँ जनरेटिंग स्टेशन का, तो मेरे को वहाँ पे 100 किलोवाट का जनरेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए बात को। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
अब ऐसा नहीं हो रहा प्रैक्टिकल केस में, किसी का 10 किलोवाट का अभी डिमांड हो रहा है, तो किसी का 5 किलोवाट का हो रहा है, किसी का 15 किलोवाट का हो रहा है। इसका मतलब क्या, मेरे जनरेटिंग स्टेशन पे अभी भी रिजर्व कैपेसिटी बहुत सारा बचा हुआ है, समझ रहे बात को। तो सीधी सी बात है, जी मैं अपने डाइवर्सिटी फैक्टर को यहाँ पे अगर हाई करना चाहूँगा, तो सीधी सी बात है, मैं और क्या करूँगा कि और कस्टमर को ला करके यहाँ से कनेक्शन दे दूँ, समझ रहे बात को। तो डाइवर्सिटी जी फैक्टर हाई होने का मतलब सीधे सीधे होता है कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या हो जाएगा, और आप लगा सकते बढ़ हैं। गया। क्लियर, ठीक है ना। तो यही है। अगला है सैल्वेज। सैल्वेज का मतलब होता है भाई नष्ट होने के बाद, यानी कोई भी चीज़ खराब होने के जी बाद जो कबाड़ी में बेचते हैं, तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए, अभी मेरे घर में 20 साल का फ्रिज पड़ा हुआ था, ठीक ना भाई, ये सॉरी 10 साल पहले फ्रिज था, 2001 में हम लोगों ने लिया था, ठीक है ना। तो अब क्या है कि वो एक तरीके से खराब हो गया था, कंप्रेसर खराब हो गया, तो अब वो घर में रखा हुआ, तो सीधी सी बात है, अब उसको हटाने के लिए मेरे को एक तरीके से यहाँ पे क्या करना पड़ा, ठेला बुला करके उसको कचड़ा में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो जी आपको जैसे 500 रुपये भी दे सकता है वो, या तो फिर कहीं आपको यहाँ से ले जाने का ही आपको और ज़्यादा पैसा ले लेगा वो, ठीक है। तो पॉजिटिव भी हो सकता मतलब कुछ जी पैसा दे देगा, नेगेटिव मतलब आपको आपको ही पे करना पड़ जाए, या फिर जीरो यानी कुछ भी ना मिले आपको, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है आपका। जी। नेक्स्ट है लोड कर्व हेल्प इन एनी डिसाइड। ऑफ द हाँ, एनी ऑफ द हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोड कर्व हेल्प। 31 हाँ, 31 में क्या बोलता है, लोड कर्व हेल्प इन helps in डिसाइडिंग। deciding तो बताइए लोड कर्व से आप क्या because पता it's कर रहे थे। the plant size of generating unit, operating city, इसमें हमारे all ना ऑल हो generating जाएगा, unit, ऑल हो जाएगा लोड कर्व all से of आप the above. मतलब लगभग लगभग सब पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ऐसा लोड कर्व मेन किसके लिए होता है, जो आपका एनर्जी कंज्यूम हो रहा है उसके लिए, ठीक ना भाई, उसके कितना लिए एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है। अगला पढ़ते हैं, डैश कैन as जनरेट पावर एट अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जैसे सूरज है ना, सन कभी है तो कभी नहीं है, ठीक है। तो पावर क्या होगा, जैसे बोला जाता है ना, यूपीएससी क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब हो भी सकता है आपका उसमें सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे हमारी जी एनी ऑफ द सोलर भी, मतलब सूरज कभी है कभी नहीं है, टाइडल भी टाइडल वाइंड भी, भी विंड भी, सब हो। सब हो जाएगा। अगला बोलता है डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिक पावर इज पॉसिबल। तुम्हारी ना इसमें डायरेक्ट बोल दिया ना भाई, हीट को हम लोग किस में कर रहे हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रिक में कर रहे हैं। तो हमारी ये थर्मियोनिक कन्वर्टर मार दीजिए, ठीक है। थर्मल का मतलब ये होता है गर्मी, ठीक है। तो गर्मी को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में Anionic कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक converter है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ लो यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर 34 प्लांट इंडिकेट। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर लो है भाई, तो सीधी सी बात है, इसे क्या समझ रहे हैं बताइए। सर यूटिलाइजेशन फैक्टर लो है मतलब कि जितना हम जो है यूटिलाइजेशन फैक्टर जनरेट का कर रहे मतलब था कि एक इंस्टेंट में आपका जो बिजली जनरेट कर सकता है पावर प्लांट, हैं जी उतना आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए बात को। जी तो इसमें सीधी सी बात है, इसका ए फॉर एप्पल मानिए, प्लांट इज़ यूज्ड फॉर द स्टैंड पर्पस ओनली। मतलब अभी जो है स्टैंड बाय में लगा, स्टैंड बाय मतलब क्या है, जैसे मैंने को बताया था ना, जैसे अभी फ़ोन है आपका, ठीक है। तो फ़ोन अभी आपने रात भर मान लिया 10 बजे आप सोने चले गए, तो आपका फ़ोन तो बंद नहीं था, कुछ ना कुछ तो पावर कंज्यूम कर रहा था, लेकिन उसमें आप देख रहे हैं डाटा बंद है, ठीक है, कोई कॉल नहीं आ रहा है, कोई आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, कोई आप इंटरनेट नहीं चला रहे हैं। इसका मतलब क्या, वो जो पावर कंज्यूम कर रहा है बैटरी से, वो क्या बहुत ही स्मॉल है ना, समझ रहे बात को। यानी फ़ोन के लिए अगर आप ये यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालना चाहते हैं रात के समय के लिए, तो आपका क्या होगा, ये बहुत ही लो हो जाएगा, यानी आपका फ़ोन क्या है अभी स्टैंड बाय में है, ठीक है ना, समझ गए। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। तो सोर्स ऑफ पावर कौन सा नहीं होगा, थर्मोकपल देता है भाई, थर्मोकपल। फोटोवोल्टिक तो होगा, फोटो इलेक्ट्रिक हो सकता, थर्मोकपल देता है इसमें। जी सर दिया है। थर्मोकपल आपका नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। सोलर सेल देखिए, ये आपका क्या है, एक तरीके से हीट को एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट। फोटोवोल्टिक मतलब क्या, इसमें लाइट मारिएगा ना, तो ये आपका एक तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब क्या, इसमें भी आपको वही है, मतलब ये भी लाइट मारिएगा। फोटोवोल्टिक सेल होता है ना, फोटोवोल्टिक सेल ये आपका अलग हो गया भाई, केमिकल रिएक्शन होता है एक तरीके से, ठीक है ना। वोल्टाइक सेल केमिकल पे बेस्ड होता है, ठीक है, जिंक और उसमें डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज फॉर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल फायर। मतलब अगर कोई बिजली से आग लगा तो वहाँ पे कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, ठीक ना भाई, समझ गए। जी मतलब बिजली से लगा हुआ आग को बुझाने के लिए, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम लोग, पानी ये सब नहीं डालेंगे वहाँ पे कभी भी, ठीक है ना। अगला बोलता है लो पावर फैक्टर इज यूजल। 37 हाँ, लो पावर फैक्टर इज यूजली नॉट ड्यू टू, बताइए लो पावर फैक्टर किसके चलते नहीं होगा भाई। हेलो। इनकैंडेसेंट लैंप सर हाँ, टी इनकैंडेंसेंट लैम्प, क्योंकि आपका रजिस्टिव लोड होता है, ठीक है ना। राइट। अगला पढ़ते हैं, शिप आर जनरली पावर्ड बाय। देखिए शिप जो होता है ये पानी के ऊपर चलता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग डीजल इंजन लगाएंगे, सीधे सीधे मारिए। अगला बोलता है डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिकल। मतलब हीट को इलेक्ट्रिकल से तो किसके थ्रू करेंगे बताइए। ये आपका हो जाए एमएचडी जनरेटर भाई, ठीक ना। रुक जाइए, हीट ये इनटू इलेक्ट्रिक जनरेटर से क्या होता है? एमएचडी होता है भाई मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक जनरेटर बोलते हैं इसको, ठीक ना। मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक जनरेटर, इसका देखिए ना आंसर देता है क्या, दिया है। दिया है ना।
ये आपका पेड लेक्चर में एमसीक्यूज जो है ना उसमें बताया मैंने आपको, ठीक है। इसमें गर्मी का सहारा लेकर के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को एक तरीके से जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। मतलब कहाँ पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगा हुआ, तो हमारे कोटा में नहीं है। आपका देता है कोटा, कोटा आंसर देता है भाई। नहीं सर, 40 का डी दिया। 40 का डी दिया, बैंगलोर। गवर्नमेंट। अच्छा, बैंगलोर में आपका नहीं है, ठीक है। तो ये तो याद करना पड़ेगा आपको। अगला पढ़ते हैं, ड्यूरिंग लोड शेडिंग। देखिए लोड शेडिंग क्या होता है, इसको टर्म के कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे देखिए अभी आपने अपने घर का एग्जांपल ले लेना है। आपके घर में 5 किलोवाट का एक जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि ये मेरा क्या है, जब भी इक्विपमेंट में चलाऊंगा पूरा का पूरा, तब जाकर के मेरा 5 किलोवाट का एक तरीके से डिमांड करेगा ये, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन मान लेते हैं भाई आपके घर में 10 लोग और आ गए, ठीक है, गेस्ट के रूप में, और उनके पास बहुत सारा इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। अब इतना सारा लोग बढ़ने के कारण सीधी सी बात है पावर का भी डिमांड ज़्यादा हो गया, राइट। अब मान लेते हैं आपके घर का जो एवरेज डिमांड है ना, वो मान लेते हैं अभी 6 किलोवाट आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपका जनरेटर जो है एक तरीके से 5 किलोवाट ना वो जनरेट कर पाएगा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अब 6 किलोवाट का डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएगा आपका जनरेटर। तो सीधी सी बात है, वो कुछ ना कुछ लोड क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोड शेडिंग का मतलब होता है कि आपका जो जनरेटर है ना वो ओवरलोडेड कंडीशन में आ चुका है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लोड को पहले रिमूव, कुछ लोड को हटा देते हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझेंगे, जैसे देखिएगा अगर आप 5 साल पहले चले जाते हैं, ठीक है, तो 5 साल पहले 24 घंटा लाइट नहीं रहता था एक पर्टिकुलर लोकेशन के तरफ, ठीक है, अभी एक पर्टिकुलर कॉलोनी में। जैसे मान लेते 4 घंटा आपको लाइट दिया था, ठीक है, तो 4 घंटा के बाद 1 घंटा जरूर काट लेता था, ऐसा होता था ना। जैसे अभी गांव में भी देखिएगा ऐसा कर लेता है, ठीक ना भाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना वहाँ का भाई, वहाँ जो भी इसको ग्रिड से पावर मिल रहा है। 1 मिनट रुके भाई, मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है ना, उसमें मैं कॉल करता हूँ आपको, 1 मिनट।